अगला राजा लिखो। रतन सिंह। अरे बातें मत करो। अगला राजा कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह में एक हेडिंग डालो, लिखो कुंभकर्ण। रावण का भाई था, एक रतन सिंह का भाई और था। यह है रतन सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह। यह है रतन सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह। अपने राजा महाराजाओं के टाइम में एक रिवाज हुआ करता था कि सबसे जो बड़ा भाई होता था वो तो बन जाता राजा। बाकी जो भाई हुआ करते उनको मिलते गांव। क्या मिला करते थे? गांव मिलते। ये जो गांव में एक गांव, किसी भाई को एक गांव दे दिया, किसी को दो दे दिए, किसी को 3 गांव दे दिए, ये जो गांव मिलते इन गांवों को बोलते ठिकाना। क्या बोलते थे? एक भाई बनता राजा और बाकियों को मिलते ठिकाने। जिनको ठिकाने मिलते उनको बोलते सामंत। क्या बोलते थे? फ्यूडल्स। इसका मतलब एक भाई तो बन जाता राजा और बाकी भाई उसके नीचे क्या बन जाते? फ्यूडल, सामंत बन जाते। आप यूं मान लो एक भाई बन जाता प्रधानमंत्री, बाकी बनते मुख्यमंत्री। आगे बात समझे? तो सेम सा सिस्टम था। अच्छा, जो भाई राजा बनता था तो मेवाड़ में रिवाज था कि उसके नाम के टाइटल लगता रावल। क्या लगता? जैसे बापा रावल, आलू रावल, रावल जयत्र सिंह, रावल रतन सिंह, इनके नाम के सब क्या रावल लगा हुआ है। हम लिख नहीं रहे, बाकी इन सब के नाम क्या लगा हुआ है। तो एक भाई तो क्या बन जाया करता था? रावल। जिन भाइयों को ठिकाने नहीं मिला करते थे, इनमें से कई भाइयों की उपाधि हुआ करती राणा। क्या उपाधि होती? तो कई भाई नाम क्या लगा लिया करते? राणा। भाई बनेगा वो तो लगा लेगा रावल, और जो भाई राजा बनेगा वो तो लगा लेगा रावल, और जो सामंत बनेगा नाम क्या लगा लेगे? राणा। तो कई बार तो भाई संतुष्ट हो जाते कि ठीक है यार, बड़ा ये था, ये राजा बन गया, अपने छोटे हैं तो अपने राजा तो बन नहीं सकते, तो अपने क्या बनेंगे? सामंत। तो सामंत बन जाया करते, फ्यूडल बन जाया करते। कई बार किसी किसी भाई को लगता यार ठीक है, ये पहले पैदा हो गया था, पहले पैदा हो गया तो बड़ा है तो ये राजा बन जाएगा, बाकी लक्षण तो मेरे में उतने उतने, मैं उतना उतना योग्यता रखता हूं, उतना उतना प्रतिभाशाली हूं और मैं भी राजा बन सकता हूं। पर चलो कोई नहीं, घर घर में अब लड़ाई कौन करे, भाई राजा बन गया इसको बनने दो, अपने यहां से और कहीं चल लेते हैं। और अलग जगह पे जाके अपना नया राज्य थरप लिया करते थे, अपना नया राज्य स्थापित। ये कुंभकर्ण नेपाल चला गया था। कहां चला गया था? किसका भाई है? तो रतन सिंह तो बने थे रावल, तो ये छोटा था, इसके नाम के क्या लगेगा? राणा। वहां नेपाल के अंदर जाके इसने गोहिल वंश की राणा शाखा की स्थापना की। गोहिल वंश की कौन सी शाखा की स्थापना की? तो नेपाल वाला जो राजवंश है वो भी गोहिल राजवंश था। कौन सा राजवंश था? हम जो पढ़ रहे हैं कि गोहिलों की 24 शाखाएं थी, तो एक शाखा कहां चली गई? बोले बड़ी बात। लिखो, यह नेपाल चला गया था, ही मूव्ड टू नेपाल। यह नेपाल चला गया था, ही मूव्ड टू नेपाल। यह नेपाल चला गया था, ही मूव्ड टू नेपाल। तथा वहां इसने गोहिल वंश की राणा शाखा के शासन स्थापित किया था। तथा वहां इसने गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एंड ही एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी देयर। एंड ही एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी देयर। तथा वहां इसने गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी देयर। गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था, है ना। तो फिर नेपाल के राजा महाराजा हमेशा मानते भी थे कि हम इंडियन है, इंडिया में भी राजस्थान के हैं, और राजस्थान में भी कहां से आए हैं? मेवाड़। कहां से आए हैं? नेपाल में अपने तो राजा महाराजा खत्म हो गए थे 1947 में राजतंत्र टूट गया, अपने तो यहां पे डेमोक्रेसी आ गई थी। नेपाल में राजतंत्र रहा था 2008। नेपाल में कब तक राजा बनते थे? 2008 तक नेपाल में राजा महाराजा बनते थे। 2008 के बाद में वहां पे राजा बनने बंद हुए। तो वहां पर जो अंतिम राजा थे उनका नाम था राणा ज्ञानेंद्र। क्या नाम था?
क्योंकि इनका टाइटल ही क्या हुआ करता था, राणा। तो अंतिम जो राजा बने उनका नाम भी क्या था, राणा कैनिंग। मुझे याद है कि 2008 में जब वहां पे राजतंत्र टूटने वाला था, राजतंत्र खत्म होने वाला था, तब ऐसी खबरें थी कि यार हो सकता है कि राजतंत्र जब समाप्त हो तो जनता राजा को पकड़ के मार दे। और ऐसा बहुत सारी जगह पे हुआ है कि जनता ने राजा को पकड़ के मार दिया। फ्रांस में 1789 में जब राजतंत्र समाप्त होते हैं, राजा को पकड़ के मार दिया गया था। रसिया में 1917 में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद में राजतंत्र समाप्त होते हैं तो राजा को पकड़ के मार दिया गया। ये अफगानिस्तान के अंदर नजीबुल्ला को जेसीबी से बाहर टांगा था तो राजा को मार दिया जाता, कोई बड़ी बात नहीं। तो कहा यार यहां पर भी राजा को मार सकते हैं। तो एक दिन अखबार की न्यूज थी कि यदि नेपाल के नरेश राणा ज्ञानेंद्र को लगा कि नेपाल के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है या जनता उन्हें मार सकती है, तो राजस्थान के सीकर में शरण लेंगे। राजस्थान के, बड़ी हैरत करने वाली खबर होती है। नेपाल का राजा पैसे वाला आदमी होगा, कहीं भाग के जाना ही है तो लंदन पेरिस तो जा, फिर सीकर ही आएगा। इंडिया में भी शरण लेनी है तो दिल्ली बॉम्बे पड़ा, नेपाल की साइड में नहीं लेनी, नीचे की तरफ लेनी है तो पुणे बेंगलोर जा। राजस्थान में भी शरण लेनी है तो जयपुर उदयपुर रहे, ठेठ मतलब चोमू रिंगस क्रॉस करके बीच में पलसाना रणोली कहीं नहीं रुकेगा, डायरेक्ट बंदा कहां जाके रुकेगा, सीकर जाके शरण लेगा। और उस अखबार में बाद नीचे लिखा हुआ रहता था कि राणा ज्ञानेंद्र के राजकुमार पारस की शादी सीकर की राजकुमारी हिमानी के साथ हुई है। तो समझ में आता कि अच्छा, नेपाल के युवराज की शादी सीकर हो रखी है और कोई भी आदमी संकट के टाइम में रिश्तेदारों के पास जाता है। इसका मतलब यह है कि 1302 के आसपास में कुंभकर्ण यहां से गया होगा। अब 2008 चल रहा था, मतलब 700 साल, कितने साल हो गए, रिश्तेदारियां अभी भी राजस्थान में कर रहे थे। रिश्तेदारियां अभी भी कहां कर रहे थे, राजस्थान के अंदर कर रहे थे। भाई हम वहां से आए हुए, ये ठीक वैसा ही है कि अपने कोई अंकल यहां से पुणे शिफ्ट हो जाए पर ब्याह करने वापस गांव आ जाते हैं। गांव में होता है ना, कोई ना कोई एक आधे अंकल होते हैं कमाने के लिए बाहर चले गए, परिवार भी वहीं रहता है, पर शादी ब्याह करने होते हैं जब महीने के पहले गांव में आके बैठते हैं, अब लड़का देखना है, अब लड़की देखनी है। तो ये कही नेपाल वाले कि भले ही यहां से चले गए थे, माइग्रेट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के साथ उनका कनेक्शन उतना को उतना जारी था। मुझे याद है अभी कुंभ वाला जब मेला चल रहा था, कोरोना था, तो इंडिया से तो लोग वैसे ही बहुत कम जा रहे थे। राणा ज्ञानेंद्र अपनी रानी के साथ आया हुआ था, कुंभ वाले मेले में डुबकियां लगा रहा था, इधर डुबकियां लगा रहे थे। तो अपने राजस्थान के खूब सारे राजाओं के शादी ब्याह नेपाल हुआ करते थे। नेपाल वाले खूब सारे राजा महाराजा जो हुए उनकी शादियां कहां पर हुई, बाद में राजस्थान, क्योंकि मूल रूट जो था उनका, यदि कहीं से माइग्रेट होके गए थे वो लोग तो कहां से गए थे, राजस्थान से गए थे। पहले बड़े की बात, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो नेपाल के राणा जी हुआ करते थे उनका नाम था त्रिभुवन देव। क्या नाम था, त्रिभुवन देव हुआ करते थे। राजा त्रिभुवन देव ने तब नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी हमें इंडिया के अंदर शामिल कर लो, हमें इंडिया में मिला लो। जैसे आपका राज्य पंजाब, जैसे आपका राज्य हिमाचल प्रदेश, वैसे आप हमें एक राज्य बना लो, आप मिला लो। और वैसे भी आप नेपाल का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा नेपाल इंडिया के अंदर वाली साइड में है ना, एकदम यूं अलग से टुकड़ा लगता है, ये नेपाल है। और इधर इधर अपना ये नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, इधर अपना ऊपर की तरफ कश्मीर जा रहा है, बीच के अंदर अपना नेपाल पड़ा है, एकदम अपनी साइड के अंदर ही आता है। पर तब अपने खुद ही नए नए आजाद हुए थे, तो हमने कहा कि नहीं, हम तो खुद ही अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुए, और अब हम किसी देश पर कब्जा करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। इतने साल तो चिल्ला रहे थे कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और अब खुद ही नेपाल पे कब्जा कर लेंगे। राजा त्रिभुवन देव ने कहा कि नेहरू जी ये बात नहीं है, मैं ये थोड़ी कर रहा हूं आप कब्जा कर लो, मैं तो कर रहा हूं अपने वापस मिल जाए, हम आपका हिस्सा थे, वापस जुड़ जाते हैं आपके साथ में, इतनी तो बात है। नेहरू जी ने कहा नहीं, नहीं आप अलग रहो, कोई टेंशन करने की क्या जरूरत है, कोई दिक्कत होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा दिक्कत ही दिक्कत है, हम लैंड लॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है, ऐसी कंट्री जिसके चारों तरफ पानी नहीं हो, समुद्र नहीं लगता। उन देशों की दुर्गति होती है जिनके किधर भी समुद्र नहीं लगता है। व्यापार वाणिज्य कहां से करेंगे, दुनिया का पूरा व्यापार वाणिज्य जलमार्ग से होता है, और यदि आपके पास समुद्र नहीं है तो आपका जलमार्ग कहां है, आपका व्यापार वाणिज्य कैसे होगा। नेपाल के आप चारों साइड में देख लो, लैंडलॉक है, नेपाल के समुद्र लगता ही नहीं। तो नेहरू जी का चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजा त्रिभुवन देव, आपको हम हमारा विशाखापत्तनम बंदरगाह आपको देते हैं। कौन सा बंदरगाह, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह हमने नेपाल के लिए रिजर्व किया। नेपाल को कोई भी सामान मंगाना होगा तो कौन से बंदरगाह से मंगा लेगा, तो आज भी नेपाल को कोई सामान मंगाना होता है, नेपाल विशाखापत्तनम बंदरगाह से मंगा लेता है।
ये जो मैं बात बता रहा हूं कि नेपाल अपने में मिलना चाहता था, ये बाकायदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बुक का किस्सा है। ये नहीं भाई यूं उड़ती उड़ती लोगों ने बात कर दी हो। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बुक लिखी थी, तो सही जानकारी है। तो उन्होंने कहा था भाई उस टाइम नेपाल मिलना ही चाहता था अपने अंदर, लेकिन तब इतनी पार नहीं पड़ पाई थी उस। हाँ, जल जोर हो रहा है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, राजस्थान का आदमियों के पानी से डर रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा। अपने तो पानी पड़ता कहाँ है यार, पानी होता है तो ही बाहर रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर सरक जाओ, आगे आगे बैठ जाओ एक बंदा कोई। आज मैंने कहा था आज वो ठीक करवा देंगे थोड़ा सा। है ठीक होगा, आज कह रहे थे ठीक हो गए, क्या पता कोई और चक्कर आ गया होगा मशीनों का, क्या पता चले। तो राजा त्रिभुवन देव तब बेचारे मिलना चाहते थे, पर तब अपने उनको मिला नहीं पाए थे। 2008 तक जब तक नेपाल में राजा रहे तब तक भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे रहे, क्योंकि राजाओं को हर बात में लगता था कि हम कहां से आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं। अब उसके बाद वहां पे आगे पार्टियां, उसके बाद बनने लगे नेता। नेता उधर जाएगा जिधर फायदा दिखता है। इस बार चीन ने हड्डियां फेंकी, इसलिए नेपाल के नेता चीन की हड्डियों को लपकने की फिराक में रहते हैं, इसलिए लड़ते हैं कि काला पानी हमारा है, लिपू लेख हमारा है, कभी कोई छोटी छोटी चीजों के लिए और लड़ते रहते हैं। जबकि नेपाल को कभी सोचना चाहिए कि तुम वहीं हो रहे, तुम इंडिया का पार्ट हो, इसके अतिरिक्त कुछ ही नहीं हो, तुम्हारा पूरा भविष्य इंडिया पे डिपेंड करता है। इंडिया जिस दिन कुछ भी रोक देगा उस दिन तुम सारे रुक जाओगे। तो एक बार मुझे याद है नेपाल ने 2015 के आसपास में अपना संविधान चेंज किया था, संविधान बनाया था अपना, और संविधान के अंदर नेपाल ने कहा नेपाल में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो नेपाली, जो नेपाल के खुद के लोग हैं वो नेपाली रहते हैं, एक वहां पर एक जाति रहती है मधेसी। कौन रहते हैं? और मधेसी सारे इंडियन है। यूपी बिहार के लोग नेपाल में जाके जो बस गए उनको वहां पे मधेसी कहते हैं। और मतलब नेपाल अपने से इतना जुड़ा हुआ है कि यूपी बिहार के गोरखपुर साइड के जो टाबर है सबके नाने रे नेपाल हैं, सबके ननियाल नेपाल मिलेंगे। नेपाल और अपने बीच तो बाउंड्री नहीं थी, आते जाते थे सीधे नेपाल से तो यहां पर। तो अब वो मधेसी वहां पर रहते, तराई तराई इलाका बोलते हैं, गोरखपुर के आस वाला जो इलाका तराई, उसके अंदर खूब सारे मधेसी रहते हैं वहां पर। तो वहां पर रहा करते थे। तो 2 लोग, या तो नेपाली लोग रहते हैं या कौन रहते हैं, मधेसी। तो नेपाल ने अपना संविधान बनाया और अपने संविधान के अंदर एक लाइन लिख दी कि भाई मधेसियों को यहां पर संवैधानिक अधिकार नहीं, मधेसी बड़े पदों पर यहां पर नहीं आ सकते, बड़े पदों पर केवल नेपाली आएंगे, मधेसी बड़े पदों पर नहीं। मधेसियों ने कहा हम इतने साल से नेपाल में रहते, तो हम नेपाली है? ना ना ना, तुम सारे इंडिया से आए हुए लोग। तो मधेसियों ने अपनी तरफ देखा और इंडिया वालों का भाई रे देख लो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इंडियन का ठीक है करते हैं। 2015 में तब अपने भाई की गवर्नमेंट नई नई आई थी इधर, तो इनका इंतजाम करते हैं, थोड़ा प्रबंध करते हैं, रुकिए थोड़ा, जरा आप थोड़ा सब्र करो। तो अपने यहां से विशाखापट्टनम बंदरगाह से नेपाल 2 चीजें मंगवाता है, एक तो सब्जियां भारत से जाती है पूरी की पूरी, बंदरगाह से तो और चीजें आती है। नेपाल की सारी सब्जियां भारत भेजता है, नेपाल की सारी दवाइयां भारत भेजता है, ट्रक भर भर के जाते हैं अपने। तो अपने वहां जो मधेसी बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, अपने उन मधेसियों को कहा इस बार 2-4 ट्रक आए तो इन ट्रक को लूट लो और ट्रक में आग लगा दो, और ड्राइवर कंडक्टर का ध्यान रखना, भगा देना, इनको कुछ ही मत करना। मधेसियों ने कहा ठीक है। मधेसियों ने जैसे इंडिया वाले ट्रक घुसे, उन्होंने सब्जियां लूट ली, दवाइयां लूट ली, ड्राइवर कंडक्टर का भाग जाओ, और ट्रक की आग लगा दी। और भारत सरकार ने कहा कि चूंकि नेपाल में गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए नेपाल में सब्जियां और दवाइयां नहीं भेजी जा सकती, इसलिए नेपाल में न तो जाए सब्जियां और न जाए दवाइयां, दोनों जानी बंद हो गई वहां पे। दोनों जानी बंद हुई तो नेपाल ने अपने को कहा कि अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, गाड़ियां क्यों रोक ली, भेजो। तो हमने कहा भाई सिविल वॉर चल रहा है, जब तक तुम्हारे सिविल वॉर खत्म नहीं होगा तब तक हम गाड़ियां नहीं भेजे। नेपाल के कौन सा सिविल वॉर, आपने तो करवा रखा है। तो हमने कहा देख लो, थोड़ा ढंग से कर लो आप जो भी करना है आपको। तो नेपाल ने कहा ठीक है हम करते हैं। हाथों हाथ नेपाल ने एक संविधान संशोधन किया और उसके अंदर कहा कि मधेसियों को भी संवैधानिक पद प्राप्त होंगे। उधर नेपाल के टेलीविजन की न्यूज है कि नेपाल के संविधान में संशोधन और मधेसियों को भी उच्चतम पद प्राप्त किए होंगे। उसके 15 मिनट बाद अपने दूरदर्शन की न्यूज है नेपाल में गृह युद्ध समाप्त, अब दवाइयां और सब्जियां निर्बाध तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसे कैसे कर लोगे यार, तुम नेपाल वाले हमें आंखें दिखाओगे, तुम्हारी इतनी औकात। 2008 में जब नेपाल में नई नई गवर्नमेंट बनी थी कम्युनिस्टों की, तो वहां राष्ट्रपति बने थे प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो प्रचंड नाम का एक बंदा बना था, वो थोड़ा चाइनीज माइंडसेट का, और उसने घोषणा की कि मैं पहली यात्रा चाइना की करूंगा। पहली यात्रा कहां की करूंगा? चाइना की। मैं तो इंडिया वालों ने कहा यार ये कोई तरीका थोड़ी है, इतने सालों से यार तुम इंडिया के साथ थे, पहली यात्रा चाइना की कैसे कर लोगे? नहीं नहीं, हम पहली यात्रा, 2008 की बात है, हम पहली यात्रा चाइना की करेंगे। उसकी बेटी अपने दिल्ली पढ़ती थी, उसको बुलाया स्कूल वालों ने कि इधर आओ गुड़िया, तुम्हारे हाफ ईयरली की तैयारी कैसे चल रही है?
का मैम अच्छी चल रही है, पर तुम्हारा तो हमने नाम काट दिया स्कूल से और रेड पेन और लगाया, दुनिया की किसी स्कूल में एडमिशन और नहीं देंगे हम। क्यों, क्या हुआ? तो तुम्हारे पापा को फोन करो, चाइना की यात्रा नहीं करनी। तो चाइना यात्रा रद्द करवा दी थी हमने, उसको बिठा कर रखा कि नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको उधर उसको कहे परसेंट को बोलो कि चाइना नहीं जाएगा। उधर परसेंट ने बावड़न कहा नहीं जा रहा मैं तो कहा, उधर चाइना वालों ने कहा कि मेरे पेट दर्द है नहीं आ सकता मैं। चाइना वालों को उसने कहा कि मैं यात्रा बाद में करूंगा तुम्हारी, यार रुक जाओ एक बार। हमने वापस उसको भेजा, जाओ हॉस्टल जाओ, तुम्हारे तैयारी करो तुम आगे। एक दिन तक उसका नाम काट के रखा था हमने। तो भारत बड़ा बदमाश देश है। अक्सर भारत के लिए एक बात की जाती है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखता है ना। भारत अपने पड़ोसियों को जितना तंग करता है ना, इतना कोई भी अपने पड़ोसियों को तंग नहीं करता। भारत सबके घोचे रखता है, कुछ रणिया इतनी लेता रहता है भारत। पर मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। कोई भी देश की विदेश नीति इसी प्रकार की होनी चाहिए कि पड़ोसी देश डरे हुए रहेंगे तभी आप शांति से रह पाएंगे, वरना पड़ोसी आपको डराएंगे। तो वो आपको डराए उससे पहले आप उनको डरा डरा के रखो। तो ये पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का मुझे याद है 2008 में जब ताज वाला अटैक हुआ था, ताज वाला अटैक था, उसके बाद अजीत डोभाल का एक बयान था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब, मनमोहन सिंह की, अजीत डोभाल का गवर्नमेंट था कि यदि इसके अब अगली बार पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों पर इस प्रकार का कोई अटैक कर दिया, भाई वो तो सिविल अटैक है साफ साफ, ताज होटल को घेरा था उन्होंने, नागरिकों पर इस बार अटैक कर दिया तो हम पाकिस्तान के इतने टुकड़े करेंगे कि पाकिस्तान के समझ नहीं आएगा। और कर रखा हमने, बांग्लादेश हमने तो लग किया। पहले भाई पाकिस्तान दोनों थे, पाकिस्तान वही था, बांग्लादेशी किसमें था, पाकिस्तान, साफ साफ हमारा लग किया हुआ टुकड़ा। हमने बांग्लादेश वालों को कहा कि तुम आजादी का आंदोलन चलाओ, बांग्लादेश वालों का हमारी आजादी का आंदोलन है, हमारी आर्मी गई पाकिस्तान से लड़ी और बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। और पाकिस्तान कब होगा ये पता नहीं, पर पाकिस्तान के भारत जब चाहेगा तब 4 टुकड़े कर देगा। सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अलग होगा। पाकिस्तान का मतलब केवल और केवल पंजाब बचेगा, इसके अलावा पाकिस्तान का मतलब कुछ ही नहीं बचेगा। पर फिर भारत को गुरु नानक जी वाली बात याद आती है कि गुरु नानक जी एक बार एक गांव के अंदर गए थे, उस गांव के अंदर बहुत ही गंदे गंदे लोग रहते थे, जाते गुरु नानक जी को गालियां निकाली, आपस में लड़ा करते थे। गुरु नानक जी जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आबाद रहो, कह रहे हो आबाद रहो, मतलब बैठे रहो आराम से। एक और गांव में गए, बेचारे भले लोग सेवा चाकरी करे, आपस में बहुत सज्जन तरीके से रहे, जाते टाइम गुरु नानक जी ने कहा कि बर्बाद हो जाओ। तो कोई चला मेरे जैसा साथ था, उसने कहा बाबा जी समझ नहीं आ रही बात, उन गंदे लोगों को आपने कहा आबाद रहो, इनको कहते हो बर्बाद हो जाओ। गुरु नानक जी का, उनको मैं कह रहा था तुम यहीं रहो और कहीं मत चले जाना, इनको मैं कह रहा हूं तुम अलग अलग जगह जाओ ताकि तुम्हारी अच्छाइयां और जगह जाएगी, अच्छाइयां जाएगी, अलग अलग बिखरे हुए रहोगे तो दुनिया और भी अच्छी हो जाएगी। तो हम पाकिस्तान को वो आशीर्वाद देते हैं, आबाद रहो। हमें पता अभी एक बदमाशी कर रहा है, 4 बना देंगे तो बाद में ये कितने बदमाशी करेंगे, 4। क्योंकि इधर पंजाब से अगला जो बॉर्डर है, अपने पंजाब के अगला जो बॉर्डर है, इनकी फितरत ही है, इनका काम ही लड़ाई टाइप का करना ही रहा है। तो उधर ये कबीले टाइप के लोग हैं, ये बाद में लड़ेंगे। अच्छा है तुम एक जगह पड़े रहो तो एक जगह पड़े, बाकी पाकिस्तान के भारत के जिस दिन जी में आएगी पाकिस्तान के टुकड़े कर लेगा। श्रीलंका, श्रीलंका के तो बापड़े की यह हालत है कि श्रीलंका में हम जब जी में आते हैं तब श्रीलंका को नचाते हैं। श्रीलंका तो मतलब मुझे लगता है श्रीलंका का राष्ट्रपति शाम को अपने भाई को फोन करके पूछता है कि आज दाल खा लूं, आपको तो ये सब्जी बनवाए, नहीं करे नहीं करे। श्रीलंका की तो हालत करके रखते हैं। तो श्रीलंका में बीच में एक राष्ट्रपति आया था, महिंद्रा राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे। तो महिंद्रा राजपक्षे मुझे याद है 2008 के आसपास महिंद्रा राजपक्षे ने बड़ा तंग किया हमें, और महिंद्रा राजपक्षे की दिल्ली की न्यूज होती, महिंद्रा राजपक्षे चीन के साथ बनाएंगे संबंधों को अच्छा, हम्बन टोटा बंदरगाह दिया जाएगा चीन को, चीन की कंपनियां करेगी श्रीलंका में निवेश, कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय संधि पर किया जाएगा पुनर्विचार। महिंद्रा राजपक्षे ने कहा मैं करूंगा चीन का दौरा, और हम बड़े तंग हो रखे थे एकदम इनसे। बाद 2015 के आसपास में श्रीलंका के अंदर चुनाव हुए, महिंद्रा राजपक्षे चुनाव लड़ रहे थे, पूरी दुनिया को पता था कि महिंद्रा राजपक्षे जीत जाएंगे, इजीली जीत जाएंगे। तब भारत एक गेम खेलता है वहां पर। महिंद्रा राजपक्षे का एक रक्षा मंत्री था जिसका नाम था मैत्रीपाल सिरिसेना। क्या नाम था? ईमानदार, हार्डकोर ईमानदार डिफेंस मिनिस्टर था उनका। और हमने मैत्रीपाल सिरिसेना को कहा कि मैत्रीपाल सिरिसेना तुम महिंद्रा राजपक्षे के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लो, कब तक रक्षा मंत्री रहोगे रे? कभी खून नहीं खोलता तुम्हारा कि मैं राष्ट्रपति बनूं? मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा राष्ट्रपति बनने के लिए पैसे चाहिए, वोट चाहिए, मैं पैसे कहां से लाऊं, वोट कहां से दूं? हमने कहा हम खड़े हैं, तू तो लड़, चुनाव लड़। मैत्रीपाल सिरिसेना से भरवाया हमने उसके सामने कैंडिडेट सर कि महिंद्रा राजपक्षे के सामने कौन खड़ा होगा? मैत्रीपाल सिरिसेना। पैसे, हमने कहा हम खूब सारे पैसे देंगे। फिर उसकी जो पार्टी थी, राजपक्षे की पार्टी थी, उसको छोड़ के बाकी जितनी छोटी छोटी पार्टियां और हुआ करती थी उन सारी पार्टियों को हमने कहा कि तुम गठबंधन बनाओ, हम तुम्हें रुपए देंगे और सिरिसेना को तुम्हारा उम्मीदवार घोषित करो। फिर श्रीलंका में भी 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक श्रीलंकन जिनको बोलते हैं सिंहली,
क्या बोलते हैं, सील। एक तमिल, अपने तमिलनाडु से गए हुए तमिल, हमने हमारे तमिलों को कहा कि तमिलों वोट सारे के सारे किसको देने हैं, सिरिसेना, और हमने सिरिसेना को जिता दिया। 2014-15 में श्रीलंका में चुनाव होते हैं, सिरिसेना उन चुनावों के अंदर वहां पर राष्ट्रपति बन जाता है। तो महिंद्रा राजपक्षे का हारते ही पहला बयान है, मेरी हार में भारत का हाथ है। और भारत की रो का एक अधिकारी यहां पर कोलंबो बैठा हुआ था, और जैसे ही मैं हारा हूं उसके बाद हाथों हाथ उसको दिल्ली वापस बुला लिया गया। तो हमने कहा कि देखो उसको तो रिटायरमेंट का दिन और तेरी हार का दिन एक ही था, तो हम क्या करें यार, उस आदमी को आना ही था, 60 साल उम्र हो गई, इस आदमी की उम्र को कम ज्यादा कैसे किया जा सकता है। उसके बाद राजपक्षे ने चुनाव लड़ा प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा, तो हमने फिर हमारा एक बंदा सामने खड़ा किया, कुमार विक्रम सिंघे, और कुमार विक्रम सिंघे को प्रधानमंत्री जिताया, राजपक्षे को फिर प्रधानमंत्री हराया हमने। और फिर हमने राजपक्षे के बाद समाचार किया कि तेरे को हम पार्षद भी नहीं बनने देंगे, इसलिए तू खड़ा होना बंद कर दे। तो बेचारा राजपक्षे कहीं खड़ा ही नहीं होता था। 2019 में राजपक्षे दिल्ली आया, 20 दिन तक दिल्ली बैठा रहा, अपने सारे नेताओं के पैर पकड़े उसने कहा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाएगा मेरा, ऐसे क्या करते हो यार, तुम कहोगे वैसे करूंगा। नहीं, तू बड़ा चाइना से बातचीत करता, तो तुम चाइना से बात कर लोगे। उसने कहा धूड़ खाई काली गांव में तुम्हारी। इसलिए इस बार वाले चुनाव में वापस उसको और उसके भाई को दोनों को जिता रखा हमने, गोटाबाई राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे। इस बार चाइना का नाम नहीं ले रहे वो, इस बार सारे के सारे एकदम अपने साथ में, ठीक है साहब जैसे आप कहोगे। सिरिसेना जीते, सिरिसेना ने जीतते ही घोषणा की, मतलब आप तो वो अखबार देखो, ये मजा आ जाएगा आपको अखबार पढ़ के भारत की विदेश नीति को देख के, कि सिरिसेना की जीत। सिरिसेना की जीत के बाद उनके बयान सुनो आप। सिरिसेना ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को किया जाएगा मजबूत, चीन ने जो भी निवेश किया उन कंपनियों का किया जाएगा पुनर्विचार, हम्बनटोटा बंदरगाह से चीनी कंपनी को वापस लौटाया जाएगा, भारत के साथ में संबंध और मजबूत किए जाएंगे, और सिरिसेना अपना पहला विदेशी दौरा भारत का करेंगे। तो सिरिसेना सबसे पहले विदेश दौरा ही करने कहां पर आए थे, भारत, तो विदेश दौरा करने नहीं आए, वो थैंक यू बोलने आए थे। तो सिरिसेना जब यहां पर दौरे पर आए हुए थे तो भाई को उनके स्वागत में भाषण देना था। भाई की अंग्रेजी मेरी तरह थोड़ी अच्छी है ना, तो टेलीप्रॉम्प्टर पे देख देख के बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर होता है उस पर लगा होता है भाषण, तो उसको देख देख के आप बोलते रहते हो। तो कहा ठीक है भाई, देख देख के तो बोल लेंगे क्या है। तो भाषण लिखने वाले ने लिखा उसके अंदर की प्रेसिडेंट सिरिसेना एंड मिसेज सिरिसेना, तो मिसेज। अब भाई पढ़ रहा था उसको, श्रीलंकन प्रेसिडेंट सिरिसेना एंड, अब ये आते भाई भूल गए इसको क्या कहते हैं। तो भाई ने कहा कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट सिरिसेना एंड एमआरएस सिरिसेना, तो एमआरएस नहीं है वो मिसेज है। बोल दिया तो बोल दिया, भाई ने कहा आपने निकल गया तो निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिरिसेना का पहला विदेश दौरा था, पहला दौरा ही अपने भारत करके गए थे। तो भारत मजेदार देश है, अपने पड़ोसियों में क्या करता रहता है, तंग करता रहता है, उन सबको रिचार्ज करके रखता है, थोड़े थोड़े दिनों के अंदर चूंटियां भरता रहता है उनके। ये बर्मा वर्मार बापड़े मुंह लटकाते रहते हैं अपने सामने एकदम। तो आगे तो अपने दो प्रधानमंत्री मुझे बहुत बुरे लगते हैं कि ये भारत में प्रधानमंत्री क्यों बने थे, मोरारजी भाई देसाई और इंद्र कुमार गुजराल, तो बहुत बुरे प्रधानमंत्री बने। मोरारजी, इंदिरा गांधी इतनी अच्छी प्रधानमंत्री थी कई मामलों में जिसकी हद नहीं। बांग्लादेश बनाया था तब पाकिस्तान में अपने इतने जासूस थे, इतने भयंकर जासूस थे कि पाकिस्तान की पल पल की न्यूज अपने पास थी। पाकिस्तान क्या इतने सारे एजेंट भेजे हुए थे हमारे, मतलब पाकिस्तान की आर्मी में हमारे एजेंट थे। एक था टाइगर जिस लड़के पे बनी है, वो गंगानगर का लड़का था, रविंद्र कौशिक, रविंद्र कौशिक था गंगानगर का। तो एक था टाइगर में जो फर्जीवाड़ा कुछ ही दिखाते रहते हैं, और वो गंगानगर कॉलेज के अंदर एक दिन वो लड़का एक नाटक प्ले के अंदर जासूस बना हुआ था, और वहां पर कई आर्मी ऑफिसर गए हुए थे, और उन्होंने देखा कि यार ये लड़का जासूस कितना अच्छा लगता है, एक्टिंग कितनी अच्छी कर लेता है। उन्होंने उस लड़के को पिक किया वहां से, यहाँ से उसको पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान के अंदर जाके वो मुसलमान बना, मुसलमान बने, यहाँ से मुसलमान बना के भेजा उसे, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान के अंदर जाके उसने पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन की, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर वो मेजर बना, वहां पर एक लड़की से शादी की, वहां पर उसके 2 बच्चे हुए। एक एक न्यूज पाकिस्तान की आर्मी की हमारे पास थी, पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है क्या नहीं करती। लास्ट दिन जिस दिन उस लड़के को वहां से वापस आना था, उस दिन पाकिस्तान वालों को खबर मिल गई थी कि जासूस है, तो लाहौर के शालीमार बाग के अंदर उसको गोली मार दी गई थी। बाकी रविंद्र कौशिक बड़ा शानदार जासूस हुआ था, और खूब सारी अजीत डोभाल 7-8 साल वहीं पर रह के आया हुआ एकदम। मोरारजी भाई देसाई, तो इंदिरा गांधी वाले टाइम खूब सारे जासूस थे। तो इंदिरा गांधी वाले टाइम तो कितना शानदार तरीके से किया था। पाकिस्तान बांग्लादेश जब दोनों एक देश हुआ करते, तो पाकिस्तान के जहाज बांग्लादेश की तरफ जाते, तो जाने का रूट कौन सा होगा, अपने ऊपर से एयर रूट यही होगा, पाकिस्तान से बांग्लादेश जाना, इंडिया क्रॉस करो, बांग्लादेश पहुंच जाओ, एयर रूट तो यही होगा। तो हमने कहा कि एयर रूट बंद, पाकिस्तान अपना कोई भी जहाज हमारे ऊपर से नहीं उड़ा सकता, हमारी जो भी एयर सीमाएं हैं, एयर बाउंड्री, वो पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से प्रोहिबिट की जाती है। तो पाकिस्तान के जहाज अपने ऊपर से उड़ने बंद हो गए। अब पाकिस्तान के जहाज कहां से उड़ेंगे, तो पाकिस्तान के जहाज जाते उधर से, अरब सागर के ऊपर से, उधर से होते हुए आते श्रीलंका,
श्रीलंका आएंगे, श्रीलंका से बाद में ढाका जाएंगे। तो अपना रूट बंद हुआ तो श्रीलंका से ढाका जाने लगा। हमने दो काम एक साथ किए। पहले हमने श्रीलंका के साथ एक संधि की, श्रीलंका हमारा पीछे लगू वैसे, श्रीलंका की संधि की। और श्रीलंका कहा कि श्रीलंका तेरे जो एयरपोर्ट है उनकी रखवाली कौन करता है? श्रीलंका ने कहा मैं खुद ही करता हूं। तो तेरे से क्या रखवाली होगी रे, छोटा सा देश है, तू कैसे रखवाली करेगा? हमारा मैप लाते हैं, तेरा मैप फ्री आ जाता है साथ के अंदर, तो तू कैसे रखवाली करता है? तो तेरे एयरपोर्ट की रखवाली हम करेंगे। तो श्रीलंका ने कहा ठीक है। तो श्रीलंका के सारे एयरपोर्ट पे इंडियन आर्मी डिप्लॉय की गई। तो इंडियन आर्मी आज के बाद श्रीलंकन एयरपोर्ट्स का ध्यान रखेगी। पहले वहां पर हमने संधि की, संधि करके हमारी आर्मी श्रीलंका के एयरपोर्ट पे भेज दी, सब जगह आप एयरपोर्ट पे उनकी अपनी आर्मी। फिर पाकिस्तान को कहा कि तेरे एयर रूट बंद, यहां से नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान के बेचारे के दिमाग में आया कि मैं श्रीलंका जाऊंगा, और श्रीलंका से कहां चला जाऊंगा? ढाका। अब पाकिस्तान का जहाज श्रीलंका आता, श्रीलंका से जाता ढाका। तो मतलब पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश जाना है तो रूट क्या होगा? पाकिस्तान से श्रीलंका, श्रीलंका से ढाका। तो श्रीलंका में फ्यूल भरने के लिए रुकती, उनके हवाई जहाज वहां रुका करते, ईंधन लेने के लिए रुका करते। जब रुकते तो वहां पे सिक्योरिटी वाले सारे के सारे कौन है? इंडियन। एक एक बात पता चलती कि कितने सैनिक आज बांग्लादेश गए और कितने नहीं गए, सब कुछ पता था हमें। इसलिए बांग्लादेश बनाने में हमको दिन लगा था 16। 1 दिसंबर के आसपास हमने हमला शुरू किया था, 16 दिसंबर के आसपास तो पाकिस्तान को तोड़ दिया था हमने। 95,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया था। ना भूतो ना भविष्य थी, दुनिया कभी इतना बड़ा सरेंडर नहीं देख पाएगी। हम 15-16 दिन में सरेंडर करवा गए थे पाकिस्तान को पूरा का पूरा। तो उस टाइम खूब सारे जासूस डिप्लॉय किए थे हमने। इंदिरा गांधी ने वहां की एक एक न्यूज आनी चाहिए। अब इंदिरा गांधी के बाद में अगले प्रधानमंत्री बनते मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी देसाई के मन में ये पूरी तरीके से था भाई कांग्रेस के खिलाफ बात थी। तो इंदिरा गांधी ने जो जो काम किए उनके उल्टे काम करेंगे अपने। उन दिनों पाकिस्तान परमाणु बना रहा था, 74 में इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षण कर चुकी थी, तो पाकिस्तान उसके जवाब के अंदर वापस परमाणु बना रहा था। हमारा एक जासूस वहां पे सैलून के अंदर लगता है, एक सैलून में नौकरी करता है, वहां पे हेयर कट करता है वहां पे। पाकिस्तान का जो वैज्ञानिक जिस पर ये था, भारतीयों को ये था कि ये परमाणु बना रहा है, उसके बाल काटने शुरू किए, उसको पटाया उसने, उसके बाल काटने शुरू किए। बाद में उसके बाल लिए और बाल लेके बाहर उसने अपने बाकी जो जासूस थे उनको भेजा। उन बाल को जब लैब में चेक किया तो पता चला इसमें रेडियो एक्टिव विकिरण है। और यदि इनके अंदर रेडियो एक्टिव विकिरण है, इसका मतलब ये सारे दिन उस लैब के अंदर काम करता है, इसमें परमाणु बन रहा है। इसलिए इंडिया वालों को, अपने वालों ने कहा कि साहब पाकिस्तान परमाणु बना रहा है, तो अपनी तैयारी व्यारी पूरी रखना। मोरारजी भाई देसाई भगवान जाने भोले थे, भगवान जाने दिमाग सरका हुआ था। एक दिन पाकिस्तान वालों को फोन करता है बंदा चला के, हमें पता है तुम तो वो बना रहे हो ना, तुम्हें क्या पता कि हम परमाणु बना रहे हैं, कि वो जहां बाल कटाते हो ना आदमी है। पाकिस्तान ने हमारे सारे जासूस पकड़ के मार दिए थे, एक एक को पकड़ के मारा था। इसलिए मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मोरारजी भाई देसाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान मिला हुआ निशान इम्तियाज। जैसे हमारे देश में भारत रत्न होता है, उनके देश में होता है निशान इम्तियाज। कभी कोई इस बात पे देखता ही नहीं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनर हमारे प्रधानमंत्री कैसे मिल सकता है। मतलब पाकिस्तान मोदी जी को दे देखे, दे दे, या और किसी प्रधानमंत्री को तो क्यों नहीं दिया आपने, मोरारजी भाई देसाई को क्यों दिया? फिर मोरारजी भाई देसाई वाली गवर्नमेंट गई, इंदिरा वापस आई, उसने वापस भेजने शुरू किया। अरे क्या सिस्टम जमाओ यार, बिना सिस्टम के खा जाएंगे सारे के सारे अपने को। फिर आगे आपके इंद्र कुमार गुजराल, उस बंदे का दिमाग और खराब था, और उसने कहा भारत बड़ा भाई है और बड़ा भाई किसी को भी तंग नहीं कर सकता। अपने जासूस वापस बुलाने शुरू कर दिए थे, उसने तो वापस ही बुला लिए थे, जासूस ही वापस बुला लिए। इसलिए 98 में वो थे अपने, 97 के आसपास अपने प्रधानमंत्री थे। 98 से लेके 2008 तक भारत में डेली कोई ना कोई एक धमाका है जिसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि अपने पास पाकिस्तान की कोई न्यूज नहीं थी। जब जी में आती पाकिस्तान अपने बम फोड़ दिया करता। साहब हनुमान जी के मंदिर गए, बम फूट गया। अब मस्जिद गए, बम फूट गया। अब ट्रेन में बैठे, बम फूट गया। साइकिल के अंदर बम फूट गया। मतलब कहीं बम फूट सकता। हालत यह थी कि बंदा घर से निकलता तो पत्नी कहती थी कि शाम को आ जाना तो देख लूंगी, वरना देख विजय भाव अपने आराम से रहना, और तो कर ही कह सकती हूं अब तुम्हारे लिए। 2008 तक आप देखो, 2000 से 2008 तक भारत में धमाके देखो। 2008 के बाद में सरदार जी वाली गवर्नमेंट ने वापस डिप्लॉय करने शुरू किए, वापस भेजो। अब वापस जाके अपने मामला थोड़ा सेट किया है, इसलिए वापस 2008 के बाद उतने ज्यादा धमाके नहीं, और अब लगातार कमी है। आप देखोगे 20 में कम, 19 में कम, 18 में और कम और कम। इन सालों में नहीं सुनते, आजकल नहीं सुनते, वरना तो यूं था। और जयपुर तक में हो गया यार अपने। 2008 में तो मुझे जयपुर वाले याद है, मैं तब यहीं रहा करता था, टोंक पटक रहते थे, दिन में सोए हुए थे, बाहर हो हल्ला, बाहर खड़े हुए और धमाके हो गए, धमाके हो गए। उधर घर वालों के सबके फोन आ रहे हैं, तुम धमाकों में नहीं मरे, इतने सीधे भी नहीं है। तुम तो चाहते होंगे मर जाए पर नहीं मरे हम,
कई साल तक जिंदा रहेंगे। वह तो पूरे जयपुर के अंदर ही फट गए थे यार। पर अब कई सालों के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए किसी भी देश की विदेश नीति इसी प्रकार की होनी चाहिए कि बाहर सिस्टम अपना बहुत शानदार तरीके से बिजी रहना चाहिए। तो पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कई सालों से लड़ रहा है कि हम आजाद होंगे, कि हमें आजाद होना है। भारत तन मन धन से सहयोग देता है कि हाँ आजाद करेंगे, तुम्हें चिंता मत करो, तुम तो लड़ो, तुम्हें जब ज्यादा जरूरत पड़े तब बता देना, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो बलूचिस्तान को कभी भी आजाद कर सकते हैं, अगले 10 एक साल में कर देंगे हम। बलूचिस्तान में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से भाषण है। उस भाषण में भाई तो बोल और गया। उस दिन पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके चढ़े थे उधर मंच के ऊपर, तो क्या कह और दिया वहां पे, कहा कि मैं भारत देश को तथा पूरे बलूचिस्तान को आजादी के इस दिन की हृदय के अनंत तल से शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। तो लोगों ने कहा भारत को तो बधाई देनी है, पर बलूचिस्तान को बधाई क्यों देनी है? तो भाई ने कहा अच्छा भूल गया क्या, याद नहीं रहा, बोल गया मैं। पाकिस्तान ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया कि तुम बलूचिस्तान को आजादी की बधाई कैसे दे सकते हो। लेकिन बलूचिस्तान का जो कमांडर है, जो बलूच आर्मी है उनकी पूरी, उनका कमांडर रहता है स्वीडन। उसके कमांडर का उस भाषण के तुरंत 15 मिनट बाद में ट्वीट आता है, भारत के यशस्वी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को शुभकामनाएं। भाई ने आजादी की लड़ाई में हमारा जो साथ दिया उसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान खुद के बम खुद फोड़ लेता है? फिर स्पेशल ऑप्स देखी नहीं, इसका मतलब वेब सीरीज देखी स्पेशल ऑप्स? अरे वो वेब सीरीज तो देखना यार, वो अपने जासूसों के बारे में बताती है, भले काल्पनिक कहानी है पर देखी जानी चाहिए। उसमें वो है ऑडिटिंग कर रहे होते हैं और के बैठा होता है और उन अफसरों को कहता है सर प्लीज प्लीज टीवी टीवी टीवी, सर एक बार टीवी लगाई टीवी। अरे हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, हम तेरा पता लगा रहे हैं, तो तूने भ्रष्टाचार, उसने सर बाद में बात है, सर प्लीज एक बार टीवी आओ। वो टीवी लगाते हैं, न्यूज आ रही होती है कराची में अभी भी बम विस्फोट हुआ लेकिन किसी के मरने की खबर नहीं है। ये क्या हुआ? तो उसने कहा मैं नहीं करवाया। तो क्यों करा? उसने कहा होता है सर, ऐसा कई बार होता है। अरे बम विस्फोट कर दे, देखो देखो सर इसमें लिखा हुआ एक भी आदमी मरा नहीं, केवल धमाका धमाका था। इसी प्रकार का बम भेजा गया था, इससे कोई मरेगा नहीं लेकिन धमाका जरूर किया जाएगा। अपने खूब आसपास में से तंग करते रहते हैं। तो नेपाल अपना था भाई साहब, नेपाल वाले चाहते थे खुद की अपनी तरफ इधर मिल जाए, पर पहले नहीं कर पाए तो वो दुख आज देता है। अब नेपाल चाइना के पक्ष में जाके कभी काला पानी के लिए लड़ता है, कभी लिपुलेख। काला पानी लिपुलेख है ना, छोटी छोटी जगह है, पर इनके लिए भी लड़ाइयां हो गई। और नेपाल वाले से लड़ते हुए जीव और दुख पाता है कि नेपाल के सैनिक तो इतने साल तक इंडियन आर्मी में लड़ते थे, पूरी गोरखा रेजिमेंट है अपने पास, कि नेपाल का कोई भी आदमी आके भारत में नौकरी कर सकता है, किसमें कहीं भी नौकरी कर लो, हम तो आर्मी में भी दे देंगे। तो पूरी गोरखा रेजिमेंट है, और वो बहादुर गोरखा रेजिमेंट हमें पूरे 99 का वॉर जिता के गई है। पाकिस्तान से यदि हम 99 में जीते थे तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट गोरखा रेजिमेंट को है, वरना पाकिस्तान चोटियों के ऊपर बैठा हुआ था, वहां पर और को चढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए 99 की वॉर में राजस्थान के सबसे अधिक शहीद है कि सबसे पहले जो टुकड़ी उतारी गई थी वो राजस्थान की उतार दी गई थी, और अपने लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने का इतना अभ्यास नहीं होता है, और पाकिस्तान पहले से चोटियों के ऊपर बैठा हुआ था। एक आदमी नीचे से जाएगा, ऊपर वाले को दिख रहा है ना, रणथंभौर किले वाली सी बात थी, ऊपर बैठा बैठा गोली मार दिया करता था। इसलिए राजस्थान की जो भी बटालियन भेजी गई थी शुरुआत में अपने खूब सारे शहीद हुए। इसलिए शेखावाटी का एक भी गांव नहीं है जहां पर अपना शहीद नहीं है। बाद में इंडियन आर्मी को थोड़ी बहुत दिमाग के अंदर आई, गोरखों को उतारा, और गोरखे इतने इतने से तो होते हैं, पहाड़ों में दिखते और नहीं, और पहाड़ों पे चढ़ने का अभ्यास और होता है, वो चढ़ चुड़ा गए। फिर पाकिस्तान वालों नजदीक जाते तो पता चलता गोरखा आ गया, तब तो खुखरी घुसा दिया करता था गोरखा। पर अब उन गोरखों से अपने को लड़ना पड़ता है काला पानी लिपुलेख के लिए। कई बार चीजें गड़बड़ा जाती है विदेश नीति के अंदर, तो नेपाल के साथ आजकल गड़बड़ाई हुई है। नेपाल के साथ मुझे अब भी लगता है कि काला पानी लिपुलेख यदि नेपाल मांगता है तो दे दो, आगे नेपाल को राजी रखना चाहिए। वो अपना स्वाभाविक भाई है, उसको नाराज अपने को नहीं करना चाहिए। थोड़ी टाइम में सरकार चेंज हो जाएगी, अभी जो उनकी सरकार है वो उनके पक्ष में हो सकती है चाइना के, थोड़े दिनों बाद में सरकार चेंज होगी, सरकार अपने पक्ष में आ जाएगी। इसलिए नेपाल को गालियां मत निकाला करो। तो ना कई बार क्या होता है, अपने जब भी युद्ध की स्थिति आती है अपने नेपालियों को गालियां निकाल देते हैं खूब सारी ना। नेपाल आएगा, थोड़े दिनों के अंदर वापस आएगा, अपनी तरफ आएगा। नेपाल और कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि नेपाल लैंडलॉक है, पूरी तरीके से डिपेंड किस पे करता है, भारत पे करता है। चलो और लिखो, एक चीज और लिखो, अगला हेडिंग डालो, लिखो पद्मिनी। तो भारत की विदेश नीति पे राजी रहा करो हमेशा, लिखो पद्मिनी। एक हेडिंग और डालो, देखो यह रतन सिंह की रानी थी, शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। यह रतन सिंह की रानी थी, शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। किसकी रानी थी? अब इसके लिए भी कहा जाता है कि यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? सिंहल मतलब वही श्रीलंका,
ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी, लिखो। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। देख लो, पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती। माता पिता के नाम लिख लो। पिता गंधर्व सेन और माता चंपावती। पिता कौन थे? गंधर्व सेन। माता कौन है? ऐसी कहानी है कि रतन सिंह जी जब अपने मेवाड़ के अंदर राज कर रहे थे, एक दिन रतन सिंह जी के पास एक तोता आया। कौन आया? और उस तोते ने आकर, रतन सिंह जी यहां से 7 समंदर पार जैकलिन फर्नांडिस रहती है, वो श्रीलंका की है। कहां की है जैकलिन? कहां की है? श्रीलंका। तो कहा वो रहती है और इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, क्या ही बताऊं आपको, और आपको उससे ब्याह कर लेना चाहिए। और रतन सिंह जी उस तोते के पीछे पीछे चले गए। रुपए टक्के ज्यादा लेके नहीं गए थे, वहां जाते रुपए पैसे खत्म हो गए, श्रीलंका की राजकुमारी दिखी नहीं उनको। तो अब क्या करे वहां पे? तो कहते वहां सन्यासी बन गए, जोगी बन गए। 7 साल तक वहां जोगी के वेश में, सन्यासी के वेश में इधर उधर घूमते रहे। 7 साल बाद एक दिन गंधर्व सेन की नजर रतन सिंह पर पड़ी और उन्होंने कहा कि यार जेंटलमैन, तुम शक्ल सूरत से तो थोड़े रॉयल फैमिली के बंदे से लगते हो, अच्छे परिवार के लगते हो, और ऐसे इस युवा अवस्था के अंदर भरी जवानी में सन्यास धारण करने का क्या कारण है तुम्हारे? और रतन सिंह ने कहा साहब, मेरा सन्यास का कारण आपके महलों के अंदर मौजूद है। गंधर्व सेन को इस बात का पता चला। गंधर्व सेन बेचारा बड़ा राजी हुआ। भाई श्रीलंका के राजा की क्या औकात की मेवाड़ के राजा को मना करे, और उसने अपनी बेटी पद्मिनी की शादी किसके साथ कर दी? रतन सिंह। रतन सिंह जी हंसी खुशी अपने घर वापस लौट के आ गए, अपना हंसी खुशी पद्मिनी के साथ जीवन यापन कर रहे थे। रतन सिंह के दरबार में एक पंडित जी रहते थे, जिन पंडित जी का नाम था राघव चेतन। पंडित जी का नाम क्या था? किसके दरबार में? रतन से। विद्वान व्यक्ति थे। कहते हैं एक दिन इन्होंने रानी पद्मिनी को देख लिया और देखते पंडित जी नीचे गिर गए। रतन सिंह जी को ये बात पता चली। उन्होंने कहा पंडित जी, दूसरों की लुगाइयों पे थी खोटी खोटी नीत आप, और आज के बाद दरबार में दिखे ना मैं टांगे तोड़ दूंगा, भग यहां से। पंडित जी ने कहा यार हो जाता है यार कई बार इसके अंदर, थप्पड़ मारूंगा और भग यहां से। और पंडित जी को दरबार से निकाल दिया। पंडित जी की बेइज्जती भी। तो बंदा कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो पंडित जी चले गए अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी भी विद्वान आदमियों को तो इज्जत हर जगह हो भाई। अलाउद्दीन, अरे अरे पंडित जी आगे आओ, आगे सबसे आगे बैठो, पीछे कहां बैठ गए, आगे आओ और बताओ क्या हालचाल आओगे। पंडित जी ने कहा मजे हैं, तू सुना अलाउद्दीन तेरे क्या है? तो अलाउद्दीन का मेरे तो खुद के मजे हैं। पंडित जी ने कहा तू बोला है, तेरे क्या है मजे हैं? मजे रतन सिंह है। और उसने पूरी बातें बताई। उसने कहा भाई साहब, पानी पिए तो दिखता है यहां से। और फिर अपनी कहानी आगती है कि इसके चक्कर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चित्तौड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण। लेकिन चित्तौड़ का किला बहुत ऊंचा था, चित्तौड़ के किले को आप तोड़ नहीं सकते थे। तो अलाउद्दीन लास्ट में हार गया बेचारा, और हार के उसने कहा कि भाई मैं एक बार पद्मिनी को केवल देखना चाहता हूं। कहानियां और आगे कि भाई अलाउद्दीन को ऊपर बुलाया गया, अलाउद्दीन को एक जगह बिठाया गया और पद्मिनी ऊपर खड़ी थी। इधर एक शीशा लगा हुआ था, उस शीशे में पद्मिनी की तस्वीर बन रही थी। नीचे एक तालाब था, वो छाया वहां से रिफ्लेक्ट होकर तालाब में चमक रही थी, और वो छाया उसको दिखाई गई। तालाब में पड़ता हुआ प्रतिबिंब, वो रिफ्लेक्शन जो था उसे दिखाया गया। कहते अलाउद्दीन ने वो प्रतिबिंब देखा और उसने कहा थैंक यू, और वो यहां से ही वापस चला गया। और कहते हैं जब वो नीचे जा रहा था चित्तौड़ के किले से, तो रतन सिंह जी उसको सी ऑफ करने के लिए गए, और जैसे नीचे वहां पर पहुंचे, अलाउद्दीन जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उसमें। उसने रतन सिंह जी गिरफ्तार कर लिया और उसने कहा जब तक पद्मिनी मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। पद्मिनी को यह बात पता चली तो कहते पद्मिनी के एक भैया थे जिनका नाम था गोरा। क्या नाम था? और एक भतीजे थे जिनका नाम था बादल। भैया का नाम तो क्या था? गोरा, और भतीजे का नाम बादल। तो उन्होंने अपने भाई, और ये दोनों आपस में भी चाचा भतीजा थे, इनको बुलाया और इनको बुला के कहा कि भाई अब राखी के बंधन के फर्ज को निभाने का समय आ चुका है और हमें क्या करना चाहिए। तीनों ने मिलकर प्लानिंग की। कहते पद्मिनी जितनी सुंदर थे उतने बुद्धिमान हुआ करते। अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि भाई पद्मिनी राजा रतन सिंह के पास आने के लिए तैयार है, लेकिन जब रानी पद्मिनी आएगी तो उनके साथ उनकी नौकरानियां और आएगी। तो अलाउद्दीन ने कहा ओ भेजो, तो क्या है उसमें।
तो कहा कि भाई पहले वो महिलाएं घर से बाहर पैदल तो जाती नहीं थी, पालकियों में बैठ बैठ के जाती। एक पालकी को उठाने के लिए कितने बंदे थे? 4। तो 4 नीचे पालकी उठाने वाले सैनिक। सारी पालकियों में महिलाएं बिठाई नहीं, सबके अंदर सैनिक। ऐसे 100-150 पालकियां तैयार की। आगे आगे पालकी के अंदर पद्मिनी बैठी। अलाउद्दीन के कैंप के पास पहुंचे। वहां जाके फिर एक मैसेज किया कि पद्मिनी अंतिम बार राजा रतन सिंह से मिलना चाहती है, और पद्मिनी को मिलने के लिए भेजा गया। वहां पद्मिनी जितने सुंदर थे, जितने बुद्धिमान थे, उतने बहादुर थे, उतने वीर थे। और उन्होंने वहां पर जो 2, 5, 7, 10 बॉडीगार्ड खड़े थे उनको मार दिया और रतन सिंह को लेके वहां से निकल गई। ये बात जब तक अलाउद्दीन को पता चलता कि रानी पद्मिनी खुद तो गई, वो गई साथ में किसको ले गई, और ये जब तक लड़ने के लिए तैयार होते तब तक इनका मुकाबला करने के लिए सामने तैयार कौन खड़े थे? ऐसा कहा जाता उस लड़ाई में गोरा लड़ता हुआ काम आ गया था। बादल अपनी सेना को पीछे लेते लेता चित्तौड़ के किले के अंदर घुस जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अब खार खा गया भयंकर तरीके से। 8 महीने का घेरा डाल के चित्तौड़ के बाहर बैठा रहा। तब तक किले के अंदर का अनाज खत्म हो गया, किले के अंदर का पानी खत्म हो गया। अब और कोई तरीका नहीं था, भूख और प्यास से मरेंगे, इससे अच्छा तो क्या कर लिया जाए? साका। और कहते हैं रतन सिंह साका करते हैं, जिसमें रानी पद्मिनी जोहर कर लेती है और रतन सिंह ने क्या कर लिया था? केसरिया। ये चित्तौड़ का पहला साका था। चित्तौड़ का कौन सा साका था? 1303। कब किया गया था? 1303 ईस्वी के अंदर किया गया था। पहले बड़ी बात। तो पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन को बताने वाला आदमी कौन था? लिखो। राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। टोल्ड अलाउद्दीन अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। आई बात समझ? लाइन चेंज करके लिखो। पद्मिनी वाली बातें हो गई, अब लाइन चेंज करके लिखो। लिखो 1303 ईस्वी में इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में इन 1303 एडी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन चित्तौड़। लिखो आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। वही कारण वही होते हैं हमेशा। अपना अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। 1 नंबर लिखो। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। मैंने आपको शुरुआत की क्लासों से बताया कि अपने राजस्थान में 2 किले सबसे महत्वपूर्ण थे, चित्तौड़ और रणथंभौर। कौन कौन से? अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर जीत चुका था। स्वाभाविक रूप से उसका अगला निशाना कहां पर होगा? चित्तौड़ होगा। लिखो, इसी लाइन में कंटिन्यू करो, इसी लाइन में कंटिन्यू करना। वह रणथंभौर किला पहले ही जीत चुका था। ही ऑलरेडी कैप्चर्ड रणथंभौर फोर्ट। वह रणथंभौर किला पहले ही जीत चुका था। ही ऑलरेडी कैप्चर्ड रणथंभौर फोर्ट। वह रणथंभौर किला पहले ही जीत चुका था। ही ऑलरेडी कैप्चर्ड रणथंभौर फोर्ट। वह रणथंभौर किला पहले ही जीत चुका था तथा अब चित्तौड़ जीतना चाहता था। नाउ वांटेड टू कैप्चर चित्तौड़। तथा अब चित्तौड़ जीतना चाहता था। नाउ वांटेड टू कैप्चर चित्तौड़। क्यों भाई चित्तौड़ क्यों जीतना है? वही सेम बात रणथंभौर वाली। बहुत ऊंचा किला था, बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था, अंदर पानी के अनाज का स्टॉक किया जा सकता था। इसका मतलब चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व है। कैसा महत्व है? 2 नंबर लिखो। चित्तौड़ का किला अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। चित्तौड़ फोर्ट वॉज फेमस फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। चित्तौड़ किला अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। चित्तौड़ फोर्ट वॉज फेमस फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। चित्तौड़ किला अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। चित्तौड़ फोर्ट वॉज फेमस फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। चित्तौड़ किला सामरिक महत्व के लिए, वही
दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात जाने वाला जो ट्रेड रूट था वो इनके आसपास से गुजरता। तो इन पे यदि कंट्रोल कर लोगे तो इस रूट पे भी क्या कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे। लिखो, चित्तौड़ किला दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ किला दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ फोर्ट वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। चित्तौड़ फोर्ट वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। चित्तौड़ किला दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित, वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। एक और बड़ी जोरदार चीज देखो, दिल्ली से गुजरात जाओगे तो आपको राजस्थान के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात पर अटैक करने के लिए जा रहा था तब अपने यहां पे चित्तौड़ में राजा हुआ करते समर सिंह। चित्तौड़ में राजा कौन थे? रतन सिंह के पिताजी। रतन सिंह से ठीक पहले अपने राजा कौन थे? समर सिंह। ये समर सिंह वही है जिनको रणथंभौर वाला हमीर हरा के जाता है। हमने पढ़ा था रणथंभौर के हमीर ने मेवाड़ के समर सिंह, आबू के प्रताप सिंह, दाहर के भोज परमार सेकंड और भीमरस के अर्जुन को राय पढ़ा था। ये समर सिंह वही है हमीर जिनको हरा के गया था, पर शक्तिशाली आदमी थे। ठीक है, हमीर से लड़ाई हुई, उसमें हार गए होंगे। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात जा रहा था तो आपको गुजरात जाना तो मेवाड़ के अंदर से होके जाना पड़ेगा। मेवाड़ के अंदर से होके जाना पड़ेगा तो उसने समर सिंह से परमिशन मांगी। भाई किसी के घर के अंदर से होके जाओगे परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर क्या मैं आपके मेवाड़ से होकर गुजर सकता हूं? उनका क्यों, कैसे गुजर सकता है तू? तो कि सर मैं तो गुजरात जा रहा था और आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। उसने कहा नुकसान पहुंचा है नहीं पहुंचा है, हमारे घर के अंदर से कैसे जा सकता है? सब क्या तरीका हो सकता है? तो कहा टोल टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टोल टैक्स होता है, रास्ते से जाने पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अलाउद्दीन का स्टाफ, भाई मैं राजा आप राजा, थोड़ा स्टाफ तो चलता ही है। ना ना कोई स्टाफ नहीं। अलाउद्दीन ने कहा तुम मेरे से टैक्स ले तो रहे हो पर आते टाइम मैं तुम्हें मारूंगा। तब का तब देखेंगे, एक बार टैक्स दे के जाओ। तो जब ये यहां से जा रहे थे तब समर सिंह ने क्या ले लिया था? लिखो, अगला कारण लिखो, गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था। समर सिंह कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था। समर सिंह कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था। समर सिंह कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से क्या वसूल कर लिया था? टैक्स वसूल कर लिया था। अब बेचारा अलाउद्दीन तो इस बात को भूल भाल जाता है, यार दे दिया तो दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, अब होगी तो होगी बात। पर जनता जीने नहीं देती। अलाउद्दीन तो बेचारा चुपचाप गुजरात को जीत के, लूट के, धन धुन बांट बूंट के अपना यहां से वापस चला गया दिल्ली, और इस बात को भूल गया कि ठीक है यार जो हुआ हुआ, बाद का बाद में देखेंगे कोई। लेकिन अब दिल्ली में अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में, भरे दरबार के अंदर बोले कि मैं हिंदुस्तान का सुल्तान हूं और हिंदुस्तान के सारे राजा मेरे से डरते हैं, मैं जाता हूं लोगों की गिग्गी बन जाती है। तो आगे जो दो चार मंत्री बैठे रहते वो एक दूसरे की कोड़ियां मार मार के हंसते कि देख कैसी कैसी बातें कर रहा है। अलाउद्दीन की किस बात की हंसी आ रही है, क्यों हंस रहे हो? कि नहीं सर वो कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी बात? नहीं नहीं हमारी कोई बात थी। नहीं बतानी पड़ेगी तुम्हें कौन सी बात है। इतने को एक आधा देर से बोले सर वो टैक्स होता ना, टोल टैक्स। तो आपने अलाउद्दीन के लिए नाक का सवाल बन गया था कि चित्तौड़ पर आक्रमण करे, वरना जनता जीने नहीं दे रही थी। आता जाता टाबर ही पीछे से आवाज लगा था, ओ टोल टैक्स है। तो अलाउद्दीन को लग रहा था यार पंगा है। इसी में आगे लिखो, इसी पॉइंट में आगे लिखना, तथा यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। तथा यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। एंड इट बिकेम प्रेस्टीज पॉइंट फॉर अलाउद्दीन। तथा यह अलाउद्दीन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। एंड इट बिकेम प्रेस्टीज पॉइंट फॉर अलाउद्दीन, कि नाक का सवाल था यार उसके। एंड इट बिकेम प्रेस्टीज पॉइंट फॉर अलाउद्दीन, यह अलाउद्दीन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, इज्जत का सवाल बन गया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैतर सिंह इल्तुतमिश को पीट पाट के भगा देता है यहां से, समर सिंह अलाउद्दीन से टैक्स ले लेता है, तो मेवाड़ शक्तिशाली है कमजोर है? वो जो अभी अपने इतनी देर तक आधे घंटे की जो बातचीत की थी कि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोसी शक्तिशाली हो। हर देश अपने पड़ोसियों को कमजोर बना के रखना चाहता है, हर देश अपने पड़ोसियों को नियंत्रित करके रखना चाहता है। अलाउद्दीन इस बात को कैसे सहन कर पाएगा कि मेवाड़ इतना शक्तिशाली हो जाएगी, दिल्ली से टैक्स ले ले? तो अलाउद्दीन मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। लिखो, अलाउद्दीन मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पावर ऑफ मेवाड़।
अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पावर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। शक्तियों क्या करना चाहता था? पढ़ो, देखिए क्या क्या कारण है, ये मुख्य मुख्य से कारण है। अरे रुक जा, तो बिना पद्मिनी के मानेगा नहीं तू। पढ़ लिया? ये भाई मुख्य मुख्य से कारण है ना, कि कोई भी राजा किसी पर आक्रमण करता है, इसका मतलब अपना साम्राज्य का विस्तार। और अलाउद्दीन खिलजी तो यार वो राजा था, मैंने कई बार बताया, इसने साउथ में भी अटैक कर दिए, तो साउथ में अटैक करेगा और नॉर्थ को तो जीत के जाएगा। और नॉर्थ के सबसे बड़े किले राजस्थान में तो अपने कौन से थे? रणथंभौर और चित्तौड़। और अगले ने जब रणथंभौर जीत लिया तो स्वाभाविक रूप से अगला अटैक कहां पर करेगा? चित्तौड़। फिर बात है भाई चित्तौड़ में ऐसा क्या है? तो चित्तौड़ का किला सामरिक महत्व रखता है, और चित्तौड़ के किले पे कंट्रोल करके आप दिल्ली से मालवा, दिल्ली से गुजरात वाला जो ट्रेड रूट है उस पर क्या कर सकते हो? कंट्रोल। फिर दो बात, समर सिंह टैक्स ले लेता है, जैतर सिंह इल्तुतमिश को हरा के भगाता है, इसका मतलब चित्तौड़ की शक्तियां बढ़ रही है। तो कोई आदमी कभी नहीं चाहेगा कि पड़ोसी शक्तिशाली हो जाए। है बात समझ में? मुख्य मुख्य कारण तो ये है। पर भारत में क्या, लोगों को हिस्ट्री नहीं पढ़नी होती, भारत में लोगों को मजे लेने होते हैं, तो फिर लोगों को लगता है असली कारण तो बताया नहीं। जैसे ये अभी कह रहे हैं सर पद्मिनी क्यों नहीं आई, लिख छठा कारण लिख, पद्मिनी की सुंदरता, वरना तेरा पेड़ दुखेगा शाम को। पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। बाकी ऐसा कोई कारण नहीं। क्यों कारण नहीं? मैं दो दो तरीके बताता हूं। एक तो यदि हम कहें कि अलाउद्दीन ने पद्मिनी के लिए आक्रमण किया था, यदि इस बात को माना जाए, फिर कोई कहेगा यार अलाउद्दीन ने जालोर पर अटैक क्यों किया, सिवाना पर अटैक क्यों किया, रणथंभौर पर अटैक क्यों किया, और साउथ इंडिया पर अटैक क्यों किया? वहां तो पद्मिनियां नहीं थी। इसका मतलब अलाउद्दीन पद्मिनी के लिए आक्रमण तो नहीं कर रहा, आक्रमण किसके लिए कर रहा है? साम्राज्य विस्तार। फिर दूसरी बड़ी बात, जो मैंने अभी आपको पद्मिनी की कहानी सुनाई थी पूरी झूठी है, ऐसा इतिहास के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। अब पर मैं वो कहानी नहीं सुनाऊं तो स्टूडेंट को लगता है कि मास्टर जी को आ ही नहीं रहा, कुछ असली मुद्दे की बात भी तो आ ही नहीं रहे। पर कोई थोड़ा सा बच्चा दिमाग लगाने वाला हो, इस बात का तो दिमाग लगाए कि तोते कब बोलते हैं रे। कहानी कहती है कि तोता आया और तोते ने आगे कहा कि 7 समंदर पार एक लड़की रहती है, आपको पीछे पीछे चलना चाहिए। फिर तो आप ही तोते पार लो 2-4, आगे मोहल्ले में तो बता ही देंगे कहां कहां जाना चाहिए। आपको ही थोड़े रूट सही हो जाएंगे, थोड़े से फालतू वेस्ट नहीं करना पड़े टाइम इधर उधर। फिर कहानी कहती है कि रतन सिंह 7 साल तक जोगी बन के घूमता रहा था, 1 साल राजा बना है वो, उसका राजा के रूप में कार्यकाल ही कितना है? 1 साल। और फिर मुझे सबसे बड़ी हंसी तो उस बात पर आती है कि कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि पहले कहते हो श्रीलंका की राजकुमारी है, कहां की राजकुमारी है, फिर कहते हो सुंदर है। मतलब यार कहां से लाए यार तुम? हमने श्रीलंका क्रिकेट टीम देखी नहीं, और मुथैया मुरलीधरन के हाथ के दिए बोरिए नहीं भाई यार, तुम ठीक लाते हो। तो फिर यार बोली चाली नहीं, उनके साथ कोई लेना देना नहीं, आपने एक शब्द पकड़ा सिंहल और पकड़ के आप सीधे कहां पर पहुंच गए? श्रीलंका। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पद्मिनी वाली पूरी की पूरी कहानी झूठी है। कांच थान, कांच के अंदर फोटो थी। ये कहानी हुआ क्या कि 1540 के आसपास में यूपी के रहने वाले एक राइटर थे मलिक मोहम्मद जायसी। कहां के रहने वाले? यूपी के रहने वाले एक राइटर थे जिनका नाम क्या था? और इन्होंने एक बुक लिखी पद्मावत। कौन सी बुक लिखी? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा आप सब लोगों को आती है। हनुमान चालीसा पूरा अवधी भाषा में है। हनुमान चालीसा याद होगा,
हनुमान चालीसा की जो भाषा है वो कौन सी है? अयोध्या आसपास का इलाका अवध कहलाता है। अवध की जो भाषा वो कौन सी होगी? अवधी। तो पद्मावत कौन सी भाषा के अंदर है? अवधी। कब की है? 1540। पद्मिनी वाली घटना कब की है? 1303। एक तो घटना के 237 साल बाद लिखी गई। घटना कितनी साल बाद लिखी गई? और इतने सालों में पता नहीं कितने नमक मिर्च लगते हैं। इतने सालों में कहानियों के रूप चेंज हो जाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, मलिक मोहम्मद जायसी इतिहास नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, और कवि कल्पनाएं करता है, और कवि कल्पनाओं में कुछ लिख सकता है। हम पढ़ते हैं बाकायदा, जहां ना पहुंचे रवि। तो यदि किसी कवि ने कविता के अंदर लिख रखा है कि लड़की की चाल हिरणी जैसी है, तो लड़की हिरणी की तरह थोड़ी चलती है। कुलान से मार मार के कौन कौन लड़कियां चलती है? पर कवि की कल्पना, और अपने उसके अंदर भी राजी होते हैं। बस इतना ही है, और इसका कुछ ही मतलब नहीं है। तो पद्मिनी वाला पूरा प्लॉट ही झूठा है। पद्मिनी से इस प्रकार की जो भी संबंधित बातें हैं वो केवल मलिक मोहम्मद जायसी की इस घटना के बाद में शुरू हुई। और वैसे भी कोई घटना किसी घटना के जितने दिन बाद में जाएगी उसके अंदर उतनी चीजें जुड़ती चली जाएगी। फिर वो मैंने एक दिन आपको हंस वाली कहानी सुनाई होगी, खलील जिब्रान वाली बात बताई थी कि खलील जिब्रान एक सीरिया के राइटर हुए। और खलील जिब्रान अपनी एक कहानी लिखते हैं। उस कहानी में लिखते हैं कि एक बार एक गांव के अंदर कुछ लड़के चौराहे पर खड़े थे, और उन्होंने देखा कि एक गांव के अंदर से 7 हंसों का जोड़ा दूरता, बताई थी ना मैंने कि वहां 7 हंसों का जोड़ा एक उड़ता हुआ जा रहा था। और किसी एक लड़के ने कहा कि यार उसमें देखो, एक वो जो हंस है उसके राइट पैर के पास एक छोटा काला सा दाग है। और सबने देखा कि हाँ यार वहां छोटा काला सा एक दाग है। और अब वो उन्होंने गांव के अंदर आके बात बताई। उन्होंने कहा हमने 7 सफेद हंस देखे, उनमें एक हंस का इतना बड़ा काला दाग था। आज भी उस गांव में वो कहानी सुनाई जाती है कि हमारे यहां पर 7 काले हंस थे। 7 धीरे धीरे बढ़ते 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 वो हो गए। वो मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने अभी आपको पद्मिनी वाली कहानी सुनाई, मैंने आपको ये कहा भाई पद्मिनी सुंदर थी, उसके यहां से पानी दिखता था, ये बात बताई। आप घर पे जाके जब अपने रूममेट को सुनाते हो तो मेरे से 2 लगा के सुनाते हो, 2 नमक मिर्च अपनी तरफ से लगाते हो, और आप कहते हो भाई साहब हो पूछ मत तू। अरे मैं बता ही नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। मैंने ऐसी कोई बातें नहीं बताई, पर आप बता दोगे। आपका फ्रेंड आगे जाके और अपने तरफ से इस्तेमाल करता होगा, भाई साहब इससे पहले ना तो कभी कभी ऐसी सुंदरी हुई थी, ना कभी ऐसी होगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है हमारे इतिहासकारों ने पद्मावत के अलावा बाकी किसी सोर्स को चेक भी नहीं किया। हमारे यदि सोर्स को थोड़े बहुत भी चेक कर लिए जाते तो कहानी थोड़ी बहुत फिर भी ढंग हो जाती। हमारे राजस्थान के सोर्स ये कहते हैं कि पद्मिनी पुगल की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है पुगल, कि वो पुगल की राजकुमारी थी। ये पुगल शब्द पद्मावत के अंदर आते आते उसने बना दिया सिंगल। अब पुगल 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 करते करते वहां तक उसके बाद सिंगल पहुंचा होगा यार कोई, और उसने सिंगल को अपने इतिहासकारों ने बना लिया सिंहल। बाकी उसने बेचारे ने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि श्रीलंका की थी। अपने वाला उनका सिंगल लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? सिंहल। और सिंहल है, इसका मतलब क्या होगा? बाकी पुगल के लिए अपने राजस्थान के सोर्स खूब सारे कहते हैं कि पद्मिनी पुगल की राजकुमारी हुआ करती। अपने खूब सारे दोहे हैं कि पुगल गडरी पद्मणी तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जलम लियोन परणी गढ़ चित्तौड़। कि ये पुगल की पद्मिनी तू सभी रानियों में सिरमौर है, जैसलमेर रियासत में तेरा जन्म हुआ और चित्तौड़ रियासत में तेरी शादी हुई। तब पुगल जैसलमेर रियासत के अंतर्गत आया करता था। जैसलमेर के राजा का एक भाई था पुण्यपाल सिंह भाटी, वो पुगल जाके माइग्रेट हो गया था, उसकी बेटी थी पद्मिनी। आज भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर यदि कोई लड़का ज्यादा नखरे करे, वैसे शादी नहीं करूंगा, लंबी नहीं है, पतली नहीं, तो घर वाले कह देते हैं क्या ठीक है, देख लेंगे कौन से पुगल की पद्मणी आएगी। आज भी पद्मणियों को तो कहां की माना जाता है? पुगल की माना जाता है। तो कहानी फिर भी थोड़ी बहुत सच्ची लगती। अब तो मैंने जो भी पूरी कहानी सुनाई थी पूरी की पूरी झूठी है, ऐसा बीच के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए ये कारण लिखो तो सबसे लास्ट में लिखना, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के पीछे कोई भी कारण नहीं था, पर फिर भी आपका जीव मुझे पता है मानेगा नहीं, तो लास्ट में अटका देना कि रानी पद्मिनी की सुंदरता। पर स्टूडेंट ये नहीं करता। स्टूडेंट क्या करता है? क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी के 1303 के चित्तौड़ आक्रमण के कारण बताइए, स्टूडेंट ब्लैंक हो जाता है, बाकी वाले कारण उसके याद ही नहीं आते, उसके एक ही याद रहती। और फिर वो लिखते हैं रतन सिंह की रानी पद्मिनी अत्यधिक सुंदर राजकुमारी थी, अत्यधिक सुंदर रानी थी, और सुंदर रानियों के लिए तो अटैक किया ही जा सकता है, इसलिए अलाउद्दीन ने अटैक कर दिया था। तो बात को भगवान जाने कहां की कहां घुमा के लेके जाता है। लाइन छोड़ के नीचे लिखो, कारण हो गए, लाइन छोड़ के लिखना। 1303 ईस्वी में 1303 एडी, 1303 ईस्वी में 1303 एडी चित्तौड़ का पहला साका हुआ। फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का पहला साका हुआ, फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का पहला साका हुआ, फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया। क्वीन पद्मिनी along with 1600 other women committed जोहर।
क्वीन पद्मिनी along with 1600 other women committed जोहर। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर किया। क्वीन पद्मिनी along with 1600 other women committed जोहर, 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर किया। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के सेनापति लिखो गोरा और बादल। रतन सिंह के सेनापति कमांडर्स ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के सेनापति गोरा तथा बादल। वास्तव में अलाउद्दीन घेरा डालता है। घेरा डालने के बाद चित्तौड़ वाले अपना किला बंद करके अंदर बैठ जाते हैं। 8 महीने के घेरे के बाद अंदर का पानी और जो अनाज था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये साका करते हैं। पद्मिनी जौहर कर लेती है। गोरा बदल रतन सिंह ये साके के अंदर लड़ते हुए मारे जाते हैं। अलाउद्दीन यहाँ पर कब्जा कर लेता है। और अलाउद्दीन तो गुस्से में था, 8 महीने तक बाहर बैठा रहा, वो अंदर गुस्से में था। जैसे वो अंदर घुसा, अंदर किले में निर्दोष पब्लिक बैठी थी। चित्तौड़ का किला बड़ा विशाल काय किला है। कहते हैं चित्तौड़ के किले में 30,000 लोग अंदर रखे जा सकते थे। कितने लोग रखे जा सकते थे? अब वो अंदर घुसा, उसके बहुत नुकसान हुआ। चित्तौड़ के मुट्ठी भर सैनिकों ने अलाउद्दीन की आधी से ज्यादा सेना काट के रख दी थी। और उसे गुस्सा आया कि यार एक तो 8 महीने से बाहर बिठा रखा था और बाद में अपने अंदर आने के लिए भी इतना युद्ध करना पड़ा, इतने सारे सैनिक मरवाने पड़ गए। उन्हें चित्तौड़ में जो भी निर्दोष पब्लिक बैठी थी उन सबको मार दिया। उन्हें 30,000 लोग कटवाए थे। यहाँ कितने लोग कटवाए थे? और बाकायदा यूं गर्दनें काट काट के मीनारें बनवाई थी। और किताबों में लिखवाया है कि साहब हमने कितने लोग काटे यहाँ पर आके, 30,000 लोग। तो लिखो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड चित्तौड़। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड चित्तौड़ तथा यहां 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। एंड मैसेकर्ड 30,000 पीपल हियर। तथा यहां 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। एंड मैसेकर्ड 30,000 पीपल हियर। तथा यहां 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। एंड मैसेकर्ड 30,000 पीपल हियर। कितने हजार लोगों का कत्लेआम करवाया? 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। हम पढ़ते हैं कि जैसे उसने रणथंभौर उलूग खान को दे दिया था, सिवाना उसने किसको दे दिया था? कमालुद्दीन गुर्ग। वो चित्तौड़ अपने बेटे को देता है, खिजर खान। किसको देता है? ये भी बताता अपने आप में कि चित्तौड़ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो उसने चित्तौड़ किसको दे दिया? अपने बेटे खिजर खान को दे दिया। लिख लो, उसने चित्तौड़ अपने बेटे खिजर खान को सौंप दिया। ही हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। उसने चित्तौड़ अपने बेटे खिजर खान को सौंप दिया। ही हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। ही हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। उसने चित्तौड़ अपने बेटे खिजर खान को सौंप दिया तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। एंड रीनेम्ड चित्तौड़ एज खिजराबाद। तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। एंड रीनेम्ड चित्तौड़ एज खिजराबाद। एंड रीनेम्ड चित्तौड़ एज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया? चित्तौड़ के किले में एक दरगाह बनी हुई थी, दाहिबी पीर की दरगाह। कौन सी दरगाह? पीर। पीर तो समझते हो, हिंदुओं में जो देवता, मुसलमानों में वही क्या हो जाता है? पीर। तो कोई पीर बाबा थे और उन पीर बाबा की दरगाह बनी हुई थी चित्तौड़ के किले के अंदर। ये जो दाहिबी पीर वाली दरगाह है, इस दरगाह का हमें एक अभिलेख मिलता है। दरगाह क्या मिलता है? उस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है। तो कोई अपने से पूछे कि भाई चित्तौड़ का नाम खिजराबाद आपको कौन से अभिलेख में क्या मिलता है? तो कौन से अभिलेख में? दाहिबी पीर की दरगाह। कब का अभिलेख है? 1300 सन पे ध्यान देना थोड़ा। कब का? इसका मतलब 1325 तक तो इसका नाम क्या मिल रहा है अपने को? खिजराबाद। क्यों? कब्जा तो कब कर लिया उन्होंने? 1303, पर 1325 तक इसको क्या बोल रहे थे? खिजराबाद। लिखो, दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में, दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ दाहिबी पीर, दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ दाहिबी पीर, कोष्टक में लिखना 1325 ईस्वी।
धाईबी पीर के दरगाह के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ धाईबी पीर, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है। चित्तौड़ इस नाम डेज खिजराबाद, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है। चित्तौड़ इस नाम डेज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या दिया गया? खिजराबाद। इस लाइन को बॉक्स में बंद करो ताकि अलग से दिखे आपको। चित्तौड़ का नाम क्या दिया गया? खिजराबाद। खिजराबाद नाम क्यों है? अब खिजर खान जब यहां पे था तो चित्तौड़ के किले के पास एक नदी निकलती है, गंभीरी। कौन सी नदी है? तो उसने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था। लिख लो, खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ए ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ए ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी, बिल्ट ए ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी, गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। क्या बनवाया? गंभीरी नदी पर पुल बनवाया उसने। मैंने एक दिन आपको बताया था कि मुसलमानों में कोई बंदा जब डेथ हो जाती थी तो उसकी जहां अंतिम संस्कार करते वहां पे बिल्डिंग बनाते, उन बिल्डिंगों को बोलते मकबरे। क्या बोलते? तो खिजर खान जब यहाँ पे था तो उनके परिवार में कोई मरा तो उसने उसकी याद के अंदर यहाँ पे क्या बनवाया? मकबरा। लिख लो, उसने यहाँ पर, उसने चित्तौड़ में मकबरा भी बनवाया था। He also built a tomb at चित्तौड़। उसने चित्तौड़ में मकबरा भी बनवाया था। He also built a tomb at चित्तौड़। उसने चित्तौड़ में मकबरा भी बनवाया था। He also built a tomb at चित्तौड़। अच्छा, मैंने बताया कोई बिल्डिंग बनती तो उनके बाहर अभिलेख लगते, तो मकबरा बना तो मकबरे के बाहर भी उसने क्या लगाया? अभिलेख। तो अभिलेख में क्या लिखवाते राजा? ये लिखवाते भाई मैंने बनाया। और फिर मैंने बताया था राजा अक्सर तारीफें करवाते खुद की, तो खुद की तारीफें तो करवाते करवाते पापा की, दादा की, इनकी तारीफें भी करवा दिया करते। तो खिजर खान मकबरा बनवाता है, मकबरे के बाद अभिलेख लगाता है, अभिलेख के अंदर लिखता है कि ये मकबरा मैं खिजर खान बनवा रहा हूं। फिर वो लिखता है, यार मुझे क्या पता तुम जानते हो कि नहीं जानते, मेरे पापा अलाउद्दीन खिलजी है। पापा कौन है? उनको आप पक्के जानते हो क्योंकि वो दूसरे सिकंदर है। वो क्या है? दूसरे सिकंदर है। मतलब कि या तो सिकंदर ने दुनिया जीती थी या मेरे पापा दुनिया जीत लेंगे। कहते अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर सानी। क्या उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी का मतलब होता है दूसरा। सानी का मतलब क्या होता है? जैसे है ना, अपने किसी को बोलते हैं यार उसका कोई सानी नहीं है, इसका मतलब उसके जैसा कोई भी दूसरा। तो फारसी भाषा में दूसरे को क्या बोलते हैं? सानी। तो उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर रखी, तो वो यहां पर लिखता है कि मेरे पिताजी सिकंदर सानी है। इसका मतलब पिताजी क्या है मेरे? जैसे सिकंदर तो जानते हो, अलेक्जेंडर। जैसे अलेक्जेंडर ने दुनिया जीती थी वैसे दुनिया कौन जीतेगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों जीत लेगा भाई? ऐसा तेरे पापा में क्या? उसने कहा पापा इस भगवान है, तो मेरे पापा ईश्वर की छाया है। क्या है? ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक है। तो इस मकबरे वाले अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी की खूब सारी तारीफें। क्या क्या कहा गया अलाउद्दीन खिलजी को? बताओ देखे। दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का। लिखो, मकबरे के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, मकबरे के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, मकबरे के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, कोष्टक लिखो 1310 ईस्वी। इसका मतलब मकबरा किसके आसपास बना है? 1310 ईस्वी के। मकबरे के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी इज रेफर्ड, रेफर किया गया उसे, अलाउद्दीन खिलजी इज रेफर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर, एज सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो एंड प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड। अलाउद्दीन खिलजी इज रेफर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो एंड प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी इज रेफर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो एंड प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड। क्या क्या बताया गया? बताओ देखे। दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का। 1310 का मकबरा। मकबरा कब का? 1310। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी जालोर जीत लेता है।
11 में अलाउद्दीन क्या जीत लेता? कानरदेव सोनग्रा और वीरमदेव सोनग्रा साके में लड़ते हुए मारे जाते हैं। कानरदेव सोनग्रा का एक छोटा भाई अलाउद्दीन गिरफ्तार कर लेता है, मालदेव सोनग्रा। किसको गिरफ्तार कर लेता? मालदेव सोनग्रा जिंदा पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, इसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी इसको दिल्ली ले गया अपने साथ। अब मालदेव सोनग्रा कहां पर चला गया? दिल्ली। इधर आपके खिजर खान को चित्तौड़ में रहते रहते 7-8 साल हो गए। 1303 में आया बेचारा, 1311 हो गया, 8 साल सीधे सीधे हो गए। उसका मन लगना बंद हो गया। उसने अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि डैडी कितने दिन तक पोस्टिंग यहीं पे रखनी है, ट्रांसफर तो करो यार, मुझे दिल्ली आना, मेरे सारे फ्रेंड सर्किल वहां पर है, शॉपिंग भी दिल्ली। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है तू दिल्ली आ जा। तो उसने कहा चित्तौड़ किसको दे के आऊं, चित्तौड़ मुख्य किला है। तो उसने कहा मैं एक बंदा दिल्ली से भेज रहा हूं, इसको चित्तौड़ दे दे। और उसने मालदेव सोनग्रा को बुलाया और कहा कि मालदेव सोनग्रा तुम राजस्थान के हो, मैं तुम्हें राजस्थान का एक किला सौंपता हूं, तुम मेरी तरफ से जाके चित्तौड़ पे राज करो। किसकी तरफ से? अलाउद्दीन की तरफ से जाके कहां पे राज करो। तो खिजर खान के बाद चित्तौड़ का किला किसको दे दिया गया? मालदेव सोनग्रा किसका छोटा भाई है? कानरदेव सोन। किसका छोटा भाई है? कानर। देखो थोड़े समय बाद आफ्टर सम टाइम अलाउद्दीन ने चित्तौड़ मालदेव सोनग्रा को दे दिया था। अलाउद्दीन हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू मालदेव सोनग्रा। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ मालदेव सोनग्रा को दे दिया था। अलाउद्दीन हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू मालदेव सोनग्रा। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ मालदेव सोनग्रा को दे दिया था। अलाउद्दीन हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू मालदेव सोनग्रा। किसको दे दिया था? मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा के मूछें थी बड़ी बड़ी, इसलिए नाम ही था इसका मूछड़ा मालदेव। क्या बोलते थे इसको? इसे मूछड़ा मालदेव भी कहा जाता था। He was also called as मूछड़ा मालदेव। इसे मूछड़ा मालदेव भी कहा जाता था। He was also called as मूछड़ा मालदेव। इसे मूछड़ा मालदेव भी कहा जाता था। He was also called as मूछड़ा मालदेव। नीचे एक लाइन और लिख लो, यह जालोर के कानरदेव सोनग्रा का छोटा भाई था। He was younger brother of कानरदेव सोनग्रा of जालोर। यह जालोर के कानरदेव सोनग्रा का छोटा भाई था। He was younger brother of कानरदेव सोनग्रा of जालोर। यह जालोर के कानरदेव सोनग्रा का छोटा भाई था। He was younger brother of कानरदेव सोनग्रा of जालोर। ठीक है, एक बात और लिखेंगे। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी बुक लिखते हैं? पद्मावत। कौन लिख रहा है इस बुक को? मलिक मोहम्मद जायसी। यूपी के एक राइटर थे, है ना। यूपी में एक जगह का नाम सुना होता आपने, जौनपुर। जौनपुर सुनते हो? जौनपुर का राइटर था। कौन सी बुक लिखी थी? पद्मावत। कौन सी भाषा में लिखी थी? लिख लो, एक नीचे लिख के अलग से बॉक्स में बंद कर लेंगे। देखो 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? पद्म। बॉक्स में बंद कर लो, याद रह जाएगा ना बात। अगला राजा लिखो, हमीर। अगला राजा लिख लो, हमीर। अगला राजा कौन है? सुनो देखो, चित्तौड़ में एक राजा हुए बीच में, कर्ण सिंह। राजा कौन हुए? कर्ण सिंह के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था श्याम सिंह, एक बेटे का नाम था राहब। कौन कौन दो बेटे के नाम बताओ देख? श्याम सिंह और राहब। किसके दो बेटे?
मेवाड़ का रिवाज कहता है कि एक बेटा तो बन जाएगा रावल, दूसरे नाम क्या क्या लगाते राणा, एक भाई बनेगा रावल बनेगा वो तो राजा बनेगा, और राजा बनेगा वो तो राजधानी में रहेगा। राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़। बाकी भाई जो सामंत बनेंगे, जो राणा बनेंगे, उनको गांव मिलेंगे। और राहत को एक गांव मिला था, उस गांव का नाम था सिसोदा। कौन सा गांव था? राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के पास में गांव था, उस गांव का नाम क्या था? सिसोदा। अब श्याम सिंह के बाद इनका बेटा पोता पड़पोता सड़पोता लड़पोता राजा बनते रहेंगे। और यहां पर एक राजा बन गया रतन सिंह। राजा कौन बन गया? यहां पे राहत के बाद इसके बेटे पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोते सिसोदा के सामंत बनते रहेंगे। और यहां पर एक सामंत बना लक्ष्मण सिंह। सामंत कौन बना? लक्ष्मण सिंह। ये मेवाड़, ये चित्तौड़ राजधानी, बाकी सारे इसके ठिकाने। यहां पे राजा बने हुए रतन सिंह। राजा कौन है? ये मान लो सिसोदार। यहां का सामंत कौन है? लक्ष्मण सिंह। ऐसे सब जगह के अलग अलग सामंत है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, रतन सिंह अपने सारे सामंतों को कहता है कि भाई सेना लेके आओ। सामंत राजा की सहायता करेंगे, भाई भाई बंधु तो आपस के अंदर, तो सारे के सारे सामंत सहायता करने के लिए जाते। तो लक्ष्मण सिंह भी सहायता करने के लिए गया। लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ गया था। कितने बेटों के साथ? साका हुआ 1303 में, साके में सारे मरते थे। रतन सिंह भी लड़ता हुआ मारा गया। लक्ष्मण सिंह और उसके 7 बेटे भी युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। कौन से गांव से गया था लक्ष्मण सिंह? सिसोदा। कौन से गांव से? और अब इसके 7 बेटे लड़ते हुए युद्ध के अंदर मारे गए। इसका सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था अरी सिंह। क्या नाम था? अरी सिंह भी लड़ता हुआ मारा गया। इस अरी सिंह का बेटा था हमीर। अरी सिंह का बेटा कौन था? तो 1303 में जब ये घटना हुई तब अमीर बच्चा ही था। हमीर जो था वो 10-12 साल का हुआ करता था। पर अब जब सिसोदा में लक्ष्मण सिंह मर गए, सिसोदा के अंदर अरी सिंह भी मर गया, तो यहां पे सिसोदा का सामंत किसको बनाया गया? हमीर को। अब हमीर उस घटना के टाइम में छोटा रहा होगा, 10-12 साल का रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे अब वो बड़ा हुआ। तब उसे पता चलने लगा यार ये चित्तौड़ कभी हमारा हुआ करता था, गुहिलों का हुआ करता था। लेकिन बाद में तुर्कों ने कब्जा कर लिया। तुर्कों ने कब्जा करके खिजर खान को छोड़ दिया। खिजर खान के बाद ये मालदेव सोनगरा को दे दिया। और अब तो मालदेव सोनगरा ही नहीं था, उसका भी बेटा यहां पर राज कर रहा था, और बेटे का नाम था बनवीर सोनगरा। क्या नाम था? बनवीर। और उससे बहुत बुरा लगता कि यार देखो ये चित्तौड़ अपना था और दिल्ली वाले कब्जा कर गए। उसने धीरे धीरे आसपास के लोगों को तैयार करना शुरू किया। भाई सब जगह तुर्क आने से रहे, तुर्कों का कब्जा राजधानी में, तुर्कों का कब्जा किले पे, बाकी गांव में तो गोहिली बैठे हैं। और उसने अब इन गोहिलों को तैयार करना शुरू किया। उसने कहा कि यार किला अपना है, किला वापस लेते हैं। उसने धीरे धीरे अपनी सेना बनाई। एक दिन उसने चित्तौड़ पर हमला किया, बनवीर सोनगरा को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो गोहिलों के हाथ से चित्तौड़ 1303 में निकलता है। 1326 में गोहिल चित्तौड़ को वापस जीत लेते हैं। वो गोहिल जो चित्तौड़ को जीतता है वो कौन था? कौन से गांव से गया था? कौन से गांव से गया? तो उसने कहा मैं सिसोदिया गोहिल हूं। मैं कौन सा गोहिल हूं? मैं सिसोदा से आया हूं, इसलिए आज के बाद मेरे नाम के आगे क्या लगाया जाए? सिसोदा। रतन सिंह तक जितने राजा हुए थे वो नाम के आगे क्या लगाया करते थे? ये सिसोदा से आया था, सिसोदा वाले नाम के आगे क्या लगाते? इसलिए हमीर के बाद में मेवाड़ में जितने राजा बने वो नाम के क्या लगाया करते थे? राणा। क्या लगाते? नाम के आगे राणा लगाते। और वंश जो था गोहिल था, पर गोहिल वंश की एक ब्रांच आ गई नहीं। वो ब्रांच कौन सी आ गई? तो मैंने आपको शुरुआत में जिस दिन पहले दिन आपको वंश लिखाए थे, मैंने गोहिल सिसोदिया लिखाया था, है ना? तो हमीर से पहले वाले भी गोहिल है, हमीर के बाद वाले भी गोहिल है। लेकिन हमीर के बाद वाले कौन से गोहिल है? सिसोदिया गोहिल। कौन से गोहिल है? ये वो आपके रीजनिंग वाला सवाल है कि सभी फूल पत्ती है और सभी पत्ती फूल नहीं है। मतलब सभी सिसोदिया गोहिल है पर सभी गोहिल सिसोदिया नहीं है। मतलब सिसोदिया वही गोहिल है जो कौन से गांव से गए थे? सिसोदिया। पहले बड़ी बात, किसको हरा के कब्जा करता है? बनवीर सोनगरा। कब कब्जा करता है? 1326। इसका मतलब 1326 में गोहिलों ने वापस चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो क्या 1326 के बाद वो कभी भी चित्तौड़ को खिजराबाद लिखने देंगे? इसलिए चित्तौड़ के बारे में खिजराबाद अंतिम नाम 1325 में है। धाईबी पीर की दरगाह 1325 की है, और उसके बाद में चित्तौड़ का कहीं भी नाम खिजराबाद नहीं है। तो उसके बाद चित्तौड़ का नाम खिजराबाद क्यों नहीं है? क्योंकि तुर्कों के हाथ से निकल गया। उसके बाद गोहिलों ने ले लिया था, गोहिलों ने कहा चित्तौड़ चित्तौड़ है, कोई भी इसका नाम खिजराबाद। पहले बड़ी बात है, लिखो लिखो। इसने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ही डिफीटेड बनवीर सोनगरा एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। इसने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ही डिफीटेड बनवीर सोनगरा एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। बनवीर सोनगरा इसका बेटा था मालदेव सोनगरा का। इसने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया।
यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा। राजसमंद में जगह पड़ती है सिसोदा। यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा। यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग टू विलेज सिसोदा। कौन से गांव का था? सिसोदा। अतः यहां से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। अतः यहां से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ। सो फ्रॉम हियर रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। अतः यहां से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। सो फ्रॉम हियर रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। फिर लाइन छोड़ गई। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। ही एज्यूम्ड टाइटल ऑफ राणा। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। ही एज्यूम्ड टाइटल ऑफ राणा या ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। ही एज्यूम्ड टाइटल ऑफ राणा। लाइन चेंज करके लिखो। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वो लास्ट किंग ऑफ मेवाड़। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वॉज लास्ट किंग ऑफ मेवाड़। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एडोप्टेड टाइटल ऑफ रावल। जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एडोप्टेड टाइटल ऑफ रावल। जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। कौन सी उपाधि का प्रयोग किया था? बॉक्स में बंद करो इस बात को, याद रहेगा। अंतिम रावल पूछे तो कौन सा था? रतन सिंह। पहला राणा पूछे तो कौन सा था? हमीर। याद रहेगी बात है। अच्छा, ये सोनगरे जो थे ये खुद चित्तौड़ के राजा थे, दिल्ली वालों की तरफ से राज करते थे। दिल्ली वालों की तरफ से। इन दिनों दिल्ली में सुल्तान हुआ करता मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान कौन था? क्या नाम है? कहां का सुल्तान है? दिल्ली का सुल्तान है। तो बनवीर सोनगरा जब यहां से हार गया तो हार के किसके पास चला गया? मोहम्मद बिन तुगलक के पास। और मोहम्मद बिन तुगलक को जाके कहा कि भाई देखो, हम तो दिल्ली वालों की तरफ से टैक्स ले रहे थे वहां पे, लेकिन अब तो हमीर ने मुझे हरा के भगा दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुगलक ने कहा यार मतलब इतनी औकात उनकी कि तुम्हें भगा दे, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। तो वापस चित्तौड़ बनवीर सोनगरा को दिलवाने के लिए दिल्ली से कौन आता है? इधर हमीर को समाचार मिले कि अपने को हराने के लिए कौन आ रहा है उधर से? मोहम्मद बिन तुगलक। उसने कहा रुक तुम, मैं आ रहा हूं, सामने ही आ रहा हूं। अपने बांसवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है सिंगोली। बांसवाड़ा में कौन सी जगह पड़ती है? हमीर सामने ही चला गया। मोहम्मद बिन तुगलक को न केवल हराता है बल्कि गिरफ्तार कर लेता है। 6 महीने तक चित्तौड़ में बांध के रखा था मोहम्मद बिन तुगलक को। 6 महीने बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा काली गायों धूड़ खाई दोबारा नहीं आएंगे, तब जाके मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ा था। तो चित्तौड़ के कौन से राजा ने मोहम्मद बिन तुगलक को गिरफ्तार कर लिया था? कौन से युद्ध में? सिंगोली युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली। बांसवाड़ा में जगह है सिंगोली। सिंगोली युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली। सिंगोली युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली। हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर ने किसको हराया था? अच्छा मुझे बताओ, चित्तौड़ गोहिलों के हाथ से निकल गया था, कौन सा गोहिल चित्तौड़ को वापस जीतता है? या मेवाड़ पे तुर्कों का कब्जा हो गया था, तुर्कों को यहां से भगाने वाला गोहिल कौन सा है? हमीर। तो हमीर का नाम ही पड़ गया मेवाड़ का उद्धारक। क्या नाम पड़ गया? उद्धारक का मतलब होता है बचाने वाला। डूबती हुई चीज को कोई बचाता है उसको क्या बोलते हैं? उद्धारक। तो मेवाड़ डूब गया था, उसको वापस ऊपर लेके आया, वापस उद्धार किया, वो आदमी कौन था? अमीर। तो अमीर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का। लिख लो, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर इज नोन एज सेवियर ऑफ मेवाड़। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर इज नोन एज सेवियर ऑफ मेवाड़। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है।
हमीर इज नॉन ए सेवियर ऑफ मेवाड़। वापस याद करो बातें। राजा महाराजा जब भी राजधानियों पे कब्जे करते वहां पर मंदिर बनवाते हैं। हम पढ़ते हैं, देखो खूब सारे मंदिर हम पढ़ते हैं कि जब बापा रावल ने नागदा राजधानी बनाई तो एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। जब आपके अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया तो उसने वरहा मंदिर का निर्माण करवाया। पढ़ते हैं सारे के सारे मंदिर। जब आपका सोमेश्वर गुजरात से अजमेर आता है तो उसने अजमेर के अंदर आगे वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अरुणोराज ने जब इधर राजधानी बनी थी उसके बाद पुष्कर के अंदर वरहा मंदिर बनवाते। तो हमीर ने चित्तौड़ के किले के अंदर एक मंदिर बनवाया बरवड़ी माता का। कौन सी माता जी का? या इन्हीं माता जी का एक नाम हो रहा है अन्नपूर्णा माता। क्या नाम है? क्या नाम? दो नाम बताओ, देखिए दोनों लिखो। चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। ही बिल्ट बरवड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। कोष्टक में अन्नपूर्णा लिखना। चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। ही बिल्ट बरवड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। एक लाइन लिखो फिर मैं समझाता हूं। बरवड़ी माता मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। बरवड़ी माता मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। बरवड़ी माता टुटलरी डेटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। बरवड़ी माता मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। बरवड़ी माता इस टुटलरी डेटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। इट्स टुटलरी डेटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। किसकी इष्ट देवी है? मेवाड़ के। नीचे एक बॉक्स बना के एक लाइन लिख लो फिर मैं समझाता हूं। कुल देवी बराबर बाण माता। कुल देवी बराबर बाण माता। इंग्लिश वाला लिख लो क्लैन डेटी बराबर बाण माता। दो नाम लिए अपन ने ना। एक नाम क्या लिया? कौन सा? कुल देवी। और एक कौन सा है? प्रत्येक कुल की कोई ना कोई एक निश्चित फिक्स देवी होती है, वो तो क्या कहलाती है? उनकी कुल देवी, है ना। प्रत्येक अपने यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अपना किसी ना किसी का सबका कोई ना कोई कुल है और उस कुल की एक फिक्स देवी है, वो अपनी क्या हो गई? कुल देवी। उस कुल देवी के अलावा आप किसी अन्य देवी की भी पूजा करने लग जाते हैं, वो देवियां इष्ट देवियां होती है। क्या होती है? इसका मतलब गोहिलों की कुलदेवी तो कौन सी है? बाण माता। पर गोहिलों की कितनी ब्रांच है? 24। अब 24 ने 24 अलग देवियां और पूज ली होगी, तो वो सारी की सारी कौन होगी? इष्ट देवी। हमीर के बाद वाले गोहिल हुए, उन्होंने कहा हम तो भाई बरवड़ी माता की पूजा और करेंगे, तो बरवड़ी माता इनकी क्या हो गई? इष्ट देवी। नेपाल वाले गोहिल गए, उन्होंने कहा बाण माता तो है, एक साथ में कोई नेपाल की देवी और पूज ली होगी, तो वो उनकी क्या हो गई? इष्ट देवी। इसका मतलब कुल देवी कंपलसरी होती है, इष्ट देवी ऑप्शनल होती है। इसका मतलब कुल देवी एक होती है, इष्ट देवियां एक से ज्यादा भी हो सकती है। भाई मैं तीन माता जी को पूजने लग जाऊं तो भाई मेरे को तो ये भी ठीक लगते हैं, इन्होंने भी सहायता की थी, एक बार प्री इन्होंने भी पास करवाया था, जो मेरी इष्ट देवियां कितनी हो गई? तीन। लेकिन कुल देवी हमेशा एक रहेगी। तो मेवाड़ के गोहिलों की कुल देवी तो कौन सी है? बाण माता। लेकिन हमीर कौन सी माता जी को ज्यादा मानता था? बरवड़ी। तो हमीर के वंशजों ने बाद में किसको मानना शुरू कर दिया? बरवड़ी को भी। इसलिए बरवड़ी माता मेवाड़ के गोहिलों की क्या हो गई? इष्ट देवी। और कुल देवी तो उनकी पहले से ही कौन सी थी? बाण माता। आई बात समझो। लिखो हमीर की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ हमीर। हमीर की उपाधियां पेज की साइड में लिखना, आगे मैं थोड़ी थोड़ी जगह और लिखवाऊंगा। विषम घाटी पंचानन। वीर राजा। अंग्रेजी में वीर राजा ही लिखना आपने ना। प्रबल हिंदू, फॉर्मिडेबल हिंदू। क्या क्या उपाधियां बताओ देखें।
विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और विषम का मतलब कठिन, विषम का मतलब घाटी का मतलब युद्ध, घाटी का मतलब क्या होता है, पंचानन का मतलब होता है शेर, पंच है आनंद जिसके, पांच मुंह जिसके होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पंचानन, पंचानन मतलब शेर, विषम घाटी पंचानन, कठिन युद्ध में शेर के समान, कठिन युद्ध में किसके समान, हमीर को क्या कहा गया, विषम घाटी पंचानन। ऐसा मेवाड़ की एक प्रशस्ति में लिखा गया, उस प्रशस्ति का नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किले के बाहर जो प्रशस्ति लगी हुई है उसके अंदर कुंभा ने लिखवाया है कि मेरे जो फोर फादर थे, जो हमीर थे, वो कठिन युद्ध में किसके समान थे, शेर के समान, इसलिए उनको क्या कहा जाए, विषम घाटी पंचानन। कौन सी प्रशस्ति में, लिख लो, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुंभलगढ़ यूलॉजी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुंभलगढ़ यूलॉजी। दो बातें, मेवाड़ के कौन से राजा को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, हमीर, ऐसा उसे कहां लिखा गया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अगली उपाधि क्या है, कुंभा ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है रसिक प्रिया, बुक का नाम क्या है, और इसे रसिक प्रिया के इंट्रोडक्शन में कुंभा जब अपनी बातें लिखता है, वो कहता है मैं कुंभा जिसने बुक लिखी है, तो वो कहता है कि मेरे फोर फादर हमीर एक वीर राजा थे। तो कौन सी किताब के अनुसार, लिख लो, रसिक प्रिया के अनुसार। वीर राजा किसमें कहा गया, रसिक प्रिया में, रसिक प्रिया के अनुसार। और प्रबल हिंदू कहता है कर्नल जेम्स टोड, हमीर को प्रबल हिंदू कौन कहता है, कर्नल जेम्स टोड, तो लिख लो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। तीनों बताओ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को क्या कहा गया, विषम घाटी पंचानन, रसिक प्रिया में क्या कहा गया, वीर राजा, और आपके लास्ट बचा आपके कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है, इनको क्या कहता है। अब एक छोटी सी बात सुनो, हमीर कौन से गांव से गया था, सिसोदा से, है ना, मैंने अभी देखो लिखवाया था, तब मैं और बताता हूं। क्या हुआ, नहीं निकलेगा, हाँ खुल गया, अच्छा। मैंने अभी बताया था कि सिसोदा की स्थापना किसने की थी, राहब, किसने की थी, एक लाइन लिखो नीचे, पहले ये लिखो, अलग से लाइन लिखना, राहब ने सिसोदा की स्थापना की थी, राहब फाउंडेड विलेज सिसोदा, राहब ने सिसोदा की स्थापना की थी, सिसोदा की स्थापना की थी, राहब फाउंडेड विलेज सिसोदा, राजसमंद में गांव पड़ता है ना, और सिसोदा गांव से लोग गए थे, इसलिए क्या कहलाए, सिसोदी। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा शराब नहीं पिया करते थे, मेवाड़ के गोहिलों को यह था कि भाई तुम शराब नहीं पियोगे, ये कोई शराब के हाथ ही नहीं लगाते थे। मेवाड़ में जितने राजा बने इनमें से कोई दारू नहीं पीता था। तो राहब जब कोई छोटा था एक बार, तब कहा जाता है कि राहब कोई बीमार हुआ, कोई खांसी वांसी हो गई, और अपने घरों में रबी तक ही कह देते हैं कि खांसी हो गई, कि क्या इलाज है, का शाम को एक ढक्कन गरम करके सही हो जाएगा एकदम। तो राहब को दारू पिला दी। राहब को जब पता चला कि मेरे को दवाई के रूप में क्या दे दी गई थी, शराब, वो बड़ा गिल्ट महसूस करता है, और उसे लगता है यार मैं गोहिल होके शराब कैसे पी सकता हूं, वो सुसाइड कर लेता है। तो पहले सुसाइड करने का एक बहुत अच्छा तरीका हुआ करता है, या किसी को मारते तो भी इसी तरीके से मारा करते। एक धातु होती है सीसा, कौन सी धातु होती है, सीसा, लेड, लेड जिसको आप बोलते हो, लेड धातु जो होती है, तो शीशे को पीस के खाने में मिला देते हैं, और शीशे को पीस के खाने में मिला देते तो अंदर से अंतड़ियां काट देता है शीशा, तो बाद में ब्लीडिंग होती थी या वॉमिटिंग हुआ करती, वॉमिटिंग से आदमी मर जाया करता था। तो कहते राहब शीशा पी के मर गया था। उसने कहा आप नहीं जीना यार मेरे, आप शराब कैसे पिला सकते हो मुझे, मैं गोहिल हूं, हमें यह था कि तुम शराब के हाथ नहीं लगाओगे, और आपने मुझे शराब पिला दी। कहते राहब शीशा पी के मरा था, इसलिए गांव का नाम सिसोदा है। गांव का नाम क्या है, पहले इस जगह का नाम कुछ और ही था, राहब यहां पे आके बसा था, लेकिन वो बाद में शीशा पी के मर गया था, इसलिए इस जगह का नाम क्या हो गया। एक तो आई समझो, सिसोदा वाला नाम याद रखना थोड़ा सा। फिर एक दूसरी बात, मैंने यहां पर बताया आपको कि चित्तौड़ के पहले साके में यहां से लड़ता हुआ कौन मरा, लक्ष्मण सिंह, और उसके कितने बेटे काम आए, उसका सबसे बड़ा बेटा कौन था, तो इस हरि सिंह की बात है कि हरि सिंह जब राजकुमार था, इस साके से पहले की बात है, तो एक दिन हरि सिंह शिकार खेलने के लिए जा रहा था। राजा महाराजाओं के टाइम में सबसे अच्छा शिकार यदि कोई माना जाता तो जंगली सुअर, जंगली सुअर के शिकार को बहुत अच्छा मानते हैं, और कहते जंगली सुअर बहुत शक्तिशाली जानवर होता है, जंगली सुअर में इतनी ताकत होती है कि उसके आगे दांत होता है, जंगली सुअर के आगे दांत निकला होता है, जंगली सुअर अपने दांत को घोड़े के लगा के घोड़े को फेंक दे ऊपर से, इतनी ताकत होती है जंगली सुअर के अंदर। तो पहले जंगली सुअर का शिकार करने जाते 10-15 लोग इकट्ठे होकर जाया करते,
तो एक बार राजकुमार हरि सिंह अपने 10-15 साथियों के साथ में जंगली सुअर का शिकार करने जा रहा था। ये जब खेतों के अंदर से होके जा रहे थे तो एक लड़की रास्ते में अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी, और लड़की के हाथ में वो भैंस वाली रस्सी पकड़ी हुई, वो अपने चुपचाप रास्ते रास्ते जाए। हरि सिंह के जो साथी थे उनमें से किसी एक साथी ने बदमाशी की और उस लड़की को छेड़ दिया। लड़की कुछ बोल दिया, उसने बोल दिया, उस लड़की गुस्सा आया। लड़की ने वो अपने हाथ में जो रस्सी थी वो रस्सी उसके घोड़े के पैरों में फेंकी। घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। तो हरि सिंह ने देखा, अरे क्या हुआ है, साथी गिर कैसे गया अपना। तो साथ वालों ने कहा, उस लड़की को छेड़ा था और वो लड़की भगवान जाने कैसे रस्सी फेंक के गई घोड़े के पैरों में, तो घोड़ा गिरा, साथ में घुड़सवार भी गिर गया। तो उनका वाह वाह, खड़ा हो जा, वीडियो नहीं बनाया तेरा किसी ने, किसी को नहीं बताएंगे, खड़ा हो जा। अब उसके बाद वो सुअर का शिकार ढूंढने लग गए। अचानक उनको एक सुअर दिखता है। राजकुमार हरि सिंह सुअर के तीर मारता है, लेकिन सुअर एक तीर से मरता नहीं है और तीर लगने के बाद भी भाग जाता है और एक खेत में घुस जाता है। राजकुमार हरि सिंह उसके पीछे पीछे खेत में अपना घोड़ा घुसाने की कोशिश करता है। इतने में खेत के बाद ठीक वही लड़की खड़ी थी और उसने पूछा, भाई साहब किधर, आगे किधर जा रहे हो आप। उसने कहा, अरे वो तू साइड में एक बार, वो मेरा शिकार चला गया, मैं शिकार को पकड़ के ला रहा हूं। उसने कहा, तेरे शिकार के चक्कर में खेत बर्बाद हो जाएगा, तू घोड़ा लेके खेत में घुसेगा, मेरी फसलें खराब होगी ना। और कैसे घुस सकता है, अरे तू मेरा शिकार चला गया। उसने कहा, तू रुक, तेरा शिकार मैं पकड़ के लाके दे दूंगी तेरे को, लेकिन तू घोड़ा लेके नहीं घुसेगा। तू कैसे पकड़ के ले आएगी, जंगली सुअर खतरनाक होता है, मार देगा। उसने, खड़ा हो जा रहे, तुम पंचायती मत कर। वो अपना तीर कमान लेके गई, उस सुअर को मार के ले आई। वो सुअर को मार के ले गए तो हरि सिंह को लगा, यार बुद्धिमान बहादुर दोनों बातें। और उसने उस लड़की से पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा। पता किया भाई नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, वो फलाने फलाने घर की बेटी है। तो उस गांव का कोई छोटा मोटा सामंत था, उसकी बेटी थी। वो उसके पास गया, सामंत के पास, और जाका, मैं सिसोदा का राजकुमार हरि सिंह हूं। अब उस सामंत छोटा मोटा बेचारा आदमी था, तो उसको लगा ठीक है यार, ये शादी करना चाहता है, कर देते हैं। उसने हरि सिंह के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। अब हरि सिंह अपने दोस्तों के साथ ही गया था, शादी करके आ तो गए वहां से, पर अब हरि सिंह को लगे कि यार घर पे जा क्या बताएंगे। बापू कहेगा, तू ठीक शिकार करता करता और कुछ ही कर ले, शिकार सुअर का करने गए थे, लेके आए बीननी यहाँ पे, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि देख, अभी घर जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, घर वाले पापा मुझे कुछ कह देंगे, तो एक बार ये पास वाला गांव भी अपना ही है, इस गांव में तेरे रहने की मैं व्यवस्था कर देता हूँ, और थोड़े दिन में मैं पापा को बात बता दूंगा और तब तेरे को ले जाऊंगा मैं। लेकिन हरि सिंह की हिम्मत ही नहीं हुई अपने पिता को बताने की। बाकी परिवार को तो पता कि भाई ऐसे ऐसे एक शादी करके आ गया, उस गांव के अंदर रहती है, वो पिता को अपने बता ही नहीं पाया। तो वो बेचारी सिसोदा आई नहीं पाई, वो पास वाले गांव में ही रहती थी, और हरि सिंह वहीं जाता रहता था, उसके पास में अमीर हो गया। अब हरि सिंह उस लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया। हरि सिंह जब लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया, तो हरि सिंह का एक भाई था अजय सिंह, क्या नाम था, वो उस लड़ाई में घायल होकर बच जाता है। तो सिसोदा का सामंत बनता है अजय सिंह। भाई लक्ष्मण सिंह मर गया, 7 बेटे मर गए, तो एक बेटा लक्ष्मण सिंह का बचा हुआ, उसका नाम क्या है, अजय सिंह, वो यहाँ का सामंत बन गया। अब बाकी परिवार को तो पता ही था भाई हरि सिंह की एक वाइफ और है, तो ये बाद में गए उस गांव में हमीर, और हमीर की मां को लेके सिसोदा आ गए। और अजय सिंह ने कहा, भाई भाभी जी, आपका पूरा हक है इस संपत्ति के अंदर, आप यहाँ पे रहो, भैया किसी भी वजह से नहीं ला पाए थे आपको पापा के डर से, पर आप आराम से यहाँ पर रहिए। तो ये माँ बेटे वहीं पर रहने लग गए। एक दिन जब अजय सिंह वहां सिसोदा के अंदर सामंत बना हुआ था, एक दिन पता चला एक कोई बंदा था, एक डाकू था, मुंजा बालेचा, क्या नाम था, मुंजा बालेचा नाम का डाकू था, और वो सिसोदा के आसपास में डाके मारने लग गया। तो अजय सिंह ने अपने बेटे सज्जन सिंह को भेजा कि सज्जन जा और जाके मुंजा बालेचा को मार। सज्जन सिंह मुंजा बालेचा को मारने के लिए गया, लेकिन मुंजा बालेचा तो मरा नहीं, उल्टा उसने सज्जन सिंह को पीट पाट के भेज दिया। तो सज्जन सिंह वापस आया और उसने कहा, मैं तो हार गया, मैं तो नहीं हरा पाया मुंजा बालेचा को। हमीर 10-12 साल का ही था, वो वहीं पास में ही खड़ा था। उसने कहा, चाचा जी एक बार सेवा का मौका मुझे दे। तो उसने कहा, यार तू तो कभी किसी लड़ाई में गया ही नहीं, तो तेरे को तो मैं कैसे भेजूं। उसने कहा, पहले इस्तेमाल करें, एक बार मौका तो दे आप। हमीर को इस बार सेना दे के भेजा गया। हमीर मुंजा बालेचा का सिर काट के लाता है, और अजय सिंह बड़े राजी होते हैं। और अजय सिंह ने कहा कि देख, वैसे भी लक्ष्मण सिंह जी मेरे पिता थे, उनकी डेथ होती तो हरि सिंह जो मेरे बड़े भैया थे वो यहाँ के सामंत बनते, और हरि सिंह के बाद में तू बनता, तो सिसोदा है तो तेरा, ठीक है, तू टाबर था इसलिए मैं सिसोदा लेके बैठ गया। मैं आज घोषणा करता हूं कि सिसोदा का सामंत अब मैं नहीं हूं। सिसोदा का सामंत किसको बनाता हूं, मेरे भतीजे को बनाता हूं। उसने सिसोदा का सामंत किसको बना दिया, हमीर को। हमीर सिसोदा से जाके चित्तौड़ पे कब्जा करता है, इसलिए चित्तौड़ वाले गुहिल क्या कहलाए, सिसोदी। वो जो सज्जन सिंह जो हमीर के चाचा अजय सिंह का बेटा था, जो चचेरा भाई था, मुंजा बलेचा को मार नहीं पाया, तो वो बड़ा नाराज होता है। उसने कहा, सिसोदा मुझे मिलना चाहिए, आपका बेटा मैं हूं और आप चाचा जी वाले बेटे को दे रहे हो।
और ये बात तो गलत है। और वो यहाँ अपने पिता से नाराज होता है, यहां से नाराज होकर महाराष्ट्र चला जाता है। सज्जन सिंह सिसोदिया से कहां चला जाता है? महाराज। वो सज्जन सिंह ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर जाके होते हैं महाराज छत्रपति शिवाजी। उसकी 19वीं पीढ़ी के अंदर कौन होते हैं? महाराज छत्रपति। इसलिए शिवाजी ने महाराष्ट्र में जब राजा बने तो उन्होंने बार बार कहा कि मैं मेवाड़ का सिसोदिया हूं, मैं मेवाड़ का। क्योंकि शिवाजी का परिवार भी कौन से गांव से गया था? जो सिसोदा गांव से जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? तो जब आप मिडिवल पढ़ोगे, मिडिवल में पढ़ोगे कि शिवाजी ने खुद को मेवाड़ का सिसोदिया बताया था, तो बताया नहीं था, थे वो सिसोदा से गए थे। सिसोदा से जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? याद रहेगी बातें? चलो कल पढ़ेंगे बाकी।